एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर फिजिक्स क्लास। सो हम लोग एनएलएम पढ़ रहे हैं, दैट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, और इसमें कई सारे वीडियोस सीक्वेंस वाइज आपके पास जा रहे हैं। अगर आप लोग उन वीडियोस को नहीं देखे हैं तो पहले उन वीडियोस को देख ले, बिकॉज टुडेज क्लास इज वन स्टेप मोर देन द बिफोर। मतलब आज हम पढ़ने जा रहे हैं लीनियर मोमेंटम के बारे में। ये तो सर पढ़ चुके हैं पहले ही, लेकिन लीनियर मोमेंटम किसी सिस्टम के लिए कंजर्व्ड होता है और वो कब होता है, क्यों होता है, उसके बारे में बात करेंगे। ब्रीफली अगर कहें तो टुडेज टॉपिक इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है। लीनियर मोमेंटम जिसे आप क्या कहते हो, मास इनटू वेलोसिटी, दैट इज लीनियर मोमेंटम। वो किसी सिस्टम के लिए, क्लोज्ड सिस्टम के लिए बोल सकते हैं। अभी आप क्लोज सिस्टम क्या होता है थर्मोडायनेमिक पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा, लेकिन किसी एक सिस्टम के लिए आप कह सकते हैं वो क्या होता है, कंजर्व्ड होता है। लेकिन कंडीशन है, बिना कंडीशन के ये लॉ नहीं लगते हैं, ये भी बात करेंगे हम। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस बात का। क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन अ सिस्टम, सिस्टम मतलब क्या है? अरे बॉडी मान लो अभी फिलहाल तुम। सिस्टम का मतलब होता है जिस चीज पर आप स्टडी कर रहे हो, जिस चीज के बारे में आप डिस्कस कर रहे हो, दैट इज योर सिस्टम। जिस चीज के मोशन के बारे में आप डिस्कस कर रहे हो। तो क्या कह रहा है, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन अ सिस्टम, मतलब इंटरनल फोर्सेस हो सकते हैं। अच्छा, एक्सटर्नल फोर्स नहीं होना चाहिए, मतलब इंटरनल फोर्सेस हो सकते हैं, लेकिन ये माना जाता है कि सम ऑफ इंटरनल फोर्सेस जो होते हैं ना वो जीरो हो जाते हैं, क्योंकि छोड़िए, ठीक है। ध्यान रखिएगा, एक्सटर्नल फोर्स क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, जीरो होना चाहिए ऑफ अ सिस्टम ऑफ कांस्टेंट मास। अब वो जो सिस्टम है उसका मास भी बदलना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने एक बोतल में पानी भरा, थोड़ा देर बाद उस बोतल से थोड़ा पानी आप निकाल दिए और फिर आप जज कर रहे हैं कि क्या हुआ। नहीं, जितना पानी आप उस सिस्टम के अंदर डाले थे, बोतल के अंदर डाले थे, तब पहले जैसा अब भी होना चाहिए, तब आप डिस्कस कर रहे हैं ये लॉ। ये लॉ कब डिस्कस होता है, जब मास कांस्टेंट होता है, पहला बात। और दूसरा बात, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा होता है, तब ये होता है। पहले ही क्लियर कर दे रहे हैं। द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट विथ टाइम। अगर ऐसा है कि अगर कोई सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, उसका मास कांस्टेंट है, तो उसका लीनियर मोमेंटम हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, नहीं बदलेगा। क्लियर है कि नहीं है? पूरा सिस्टम का मोमेंटम का बात कर रहे हैं, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। बारीकियों में जाएंगे सर, बहुत ज्यादा इंटरनली जाना जरूरी है इस पर, लेकिन बेसिक आइडिया पहले हम इस पर ले लेते हैं। थोड़ा बहुत जो सबको जानकारी होता है उतना जानकारी तो पहले आपके पास हो जाना चाहिए। पहला बात जो यहां पर कह रहा है, जो हम समझ पा रहे हैं इस लाइन को पढ़ के, ये कह रहा है कि फोर्स जिसे आप एक्सटर्नल फोर्स कह रहे हैं वो क्या नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, मतलब जीरो। पहला बात। और आपने एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू सेकंड लॉ में पढ़ा है, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन में पढ़ा है। क्या होता है सर, डी पी बाई डी टी होता है। बोले हाँ ना, क्लियर है कि नहीं है? ये बात आपने पढ़ा। और यहां पर ये बात कह रहा है कि एक्सटर्नल फोर्स क्या है, जीरो। इसका मतलब क्या हो गया कि dp बाई dt जो है वो क्या है आपका, जीरो है। व्हाट इट मीन्स, व्हाट इट मीन्स, इसका मतलब क्या है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज जीरो। इट मीन्स द मोमेंटम इज नॉट चेंजिंग। dp बाई dt इक्वल टू जीरो मतलब p इज जीरो नॉट, नो, p इज इक्वल टू जीरो का मतलब अलग चीज है, और dp बाई dt इक्वल टू जीरो का मतलब अलग चीज है। इसका मतलब यह है कि इसमें जो चेंज है टाइम के रेस्पेक्ट में वो नहीं है, चेंज नहीं है। मोमेंटम है बट उसमें चेंज नहीं है। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ रहा है? लेकिन ये कब आ सकता है, जब एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा तभी, अदरवाइज मोमेंटम में चेंज आ जाएगा। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में आप एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो तो उसका मोमेंटम में चेंज आ जाता है। आपने लास्ट क्लास भी इंपल्स में पढ़ा था ये चीज कि फोर्स इनटू टाइम, फोर्स, एवरेज फोर्स इनटू टाइम इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। इंपल्स मोमेंटम थ्योरम करके आपने पढ़ा था। तो हम यहां कह रहे हैं एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो है तब जाके मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व्ड रहता है। यू कैन से देयरफॉर पी ऑफ अ सिस्टम, टोटल पी है ना, टोटल नेट, टोटल लिख सकते हो, ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट। जीरो मत लिख दीजिएगा, यहां बहुत बच्चा लिखता है dp बाई dt इक्वल टू जीरो मतलब p बराबर जीरो। देयर इज p, देयर इज समथिंग, p इज समथिंग, लेकिन जो भी है कांस्टेंट होगा,
वो बदलेगा नहीं। इस पर बारीकी से जाना जरूरी है। क्या आपको एक लाइन में ये बात समझ में आ रहा है कि व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम? यहां पर जो ऑब्जेक्ट है, जिस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम के बारे में बात हो रहा है, उसका मास भी नहीं चेंज होना चाहिए। मास अगर चेंज हो जाएगा तो उसके साथ मोमेंटम में वेलोसिटी भी होता है ना, मास इनटू वेलोसिटी। अगर मास में चेंज हो जाएगा तो प्रॉब्लम आ सकता है। क्लियर है कि नहीं? तो ध्यान रखिएगा इस बात को, इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स इन अ सिस्टम द मोमेंटम इज कंजर्व्ड ऑफ दैट सिस्टम। सिंपल ऐसे लिख सकते हो, इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिस्टम या ऑन ए ऑब्जेक्ट, तो क्या बोलेंगे? देयर इज नो चेंज इन लीनियर मोमेंटम इन दैट ऑब्जेक्ट, इट इज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सिर्फ ये जो है इंट्रोडक्शन है, जो आपको समझ में आ रहा होगा कि मोमेंटम क्या होता है ऑफ अ सिस्टम, कांस्टेंट होता है। अब इसके बारीकियों पर हम चर्चा करेंगे। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब हमें इसी चीज को डीपली समझना है और इस वजह से हमने उस टाइप का एग्जांपल एक लिया है। क्या बोल रहा है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, इस बात को पहले समझिए, व्हाट इज सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। ये जो बॉडी आपको दिख रहा है मार्कर, ये एक रिजिड बॉडी है। क्या है? और साथ में कंटिन्यूअस है, हर जगह पार्टिकल है। हम कह रहे हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल ये भी है। क्यों है? क्योंकि मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स मिल करके ये रिजिड बॉडी तैयार हुआ है। क्लियर है कि नहीं? सपोज हमारे पास एक सिस्टम है और ये एक क्लोज सिस्टम है। बोले सर क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम, ये सब क्या है ना? थर्मोडायनेमिक्स आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, अगर पढ़ा है तो। नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, इसके बाद आपका केमिस्ट्री में आपका थर्मोडायनेमिक्स वहां पे पढ़ाया होगा, आप देख सकते हैं। नहीं तो फिजिक्स में भी बातें हैं। हमने एक क्लोज सिस्टम लिया, चारों तरफ से बंद है और वहां पर पार्टिकल्स हैं। पार्टिकल्स है, लेट सपोज डिफरेंट पार्टिकल्स है। इसके पास मास m1 है, इसके पास मास m2 है, इसके पास मास m3 है, इसके पास मास m4 है, इसके पास मास m5 है, एंड सो ऑन। देयर आर सो मेनी पार्टिकल्स। इसके पास मास m6 है, सो मेनी पार्टिकल्स आते हैं। एंड ये सारे पार्टिकल्स मिलकर के एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल बनाया है। सिस्टम ऑफ पार्टिकल का मतलब क्या समझ में आ रहा है? ये भी एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल ही है, भले आपको रिजिड दिख रहा है, क्योंकि मिलियंस ऑफ पार्टिकल जब आप आपस में मिलकर के एक साथ आपके सामने आता है तो वो एक पार्टिकल नहीं रह जाता, वो ऑब्जेक्ट बन चुका होता है। तो उन पार्टिकल्स का हम सिस्टम लिए ताकि बारीकी हमें ना, हमने शुरू में ही बोला ना, चीजों को डीपली समझना जा रहे हैं, तो हम कुछ पार्टिकल्स आपके सामने रखे हैं जिससे ये एक सिस्टम बना रहा है। क्लियर है कि नहीं है? प्रॉपर शेप नहीं है इसका, प्रॉपर एक शेप है, प्रॉपर शेप आप देते हैं बाद में। तो एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, अगर ये क्लोज्ड है, अगर ये क्लोज्ड है, अगर ये क्लोज्ड है, तो बाहर से कोई भी फोर्स इस पर काम नहीं कर रहा है। क्लोज सिस्टम पर बाहर से कोई एक्सटर्नल एजेंट काम नहीं कर सकता। आपको पता है, थर्मोडायनेमिक्स में आपने पढ़ा है। अगर नहीं पढ़ा है तो बता रहे हैं कि अगर ये क्लोज सिस्टम है तो इसके अंदर से कोई भी चीज बाहर नहीं आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इसके अंदर जो मास है, दैट इज m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 प्लस m5 प्लस m6, इनमें से कोई भी बाहर नहीं आ सकते या बाहर से कोई अंदर नहीं जा सकते। दूसरा बात, आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा कि क्लोज सिस्टम ऐसे सिस्टम होते हैं जिससे हीट भी बाहर नहीं आता है। जैसे आपने थर्मस फ्लक्स का एग्जांपल लिया होगा, उसमें आपने आइसोथर्मल प्रोसेस करके पढ़ा होगा, उसमें इससे हीट भी बाहर नहीं आता। तो वैसे हमको यहाँ पर हीट से कोई मतलब नहीं है, फिलहाल नहीं मतलब है, लेकिन दैट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो वर्क एनर्जी में देखेंगे उसको। फिलहाल हम ये बात कर रहे हैं कि मास भी यहाँ पर कांस्टेंट है, क्योंकि क्लोज लिया आपने, क्योंकि अंदर से कोई बाहर मास नहीं आ सकता है और बाहर से भी कोई अंदर मास नहीं जा सकता है। क्लोज सिस्टम इस वजह से लिया। आगे बात करते हैं। तो ये जो पार्टिकल्स है, ये जो पार्टिकल्स है, ये मूव कर रहे होंगे। लेट सपोज ये जो पार्टिकल है मूव कर रहा है v1 वेलोसिटी से, ये पार्टिकल मूव कर रहा है v2 वेलोसिटी से, और डायरेक्शन भी रैंडम कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। v4 वेलोसिटी से, ये v5 वेलोसिटी से, ये v6 वेलोसिटी से चल रहा है। अलग अलग पार्टिकल्स जो है अलग अलग मास के साथ, अलग अलग वेलोसिटी के साथ चल रहा है। क्लियर है? अब इसके पास कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, सभी के बारे में बात हो रहा है एक साथ। एक्सटर्नल फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू क्या है? 0 है। अगर ऐसा है, इफ इट इज देयर, अगर क्लोज सिस्टम है तो है,
अगर क्लोज सिस्टम है तो पक्का है। और सर इंटरनल फोर्स का क्या बात है बताइए जरा, अंदर में कोई फोर्स है कि नहीं? हाँ है। एक्सटर्नल फोर्स जीरो है बट इंटरनल फोर्स है। लेकिन सभी का जब इंटरनल फोर्स को हम ऐड करते हैं, वेक्टर सम होता है ना, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर सम करते हैं तो हम ये मान लेते हैं कि इंटरनल फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट करके नेट फोर्स क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। अगर इसका इंटरनल फोर्स जीरो नहीं होता तो पक्का कुछ अगर नेट फोर्स आ जाता इंटरनल फोर्स, तो ये थोड़ा देर बाद ये भटक इधर से निकल जाता, भटक इधर से निकल जाता। बात समझ में आ रहा है? अगर कांस्टेंट है, अपना शेप को मेंटेन रखा है, मतलब अंदर में जो भी फोर्सेस एक दूसरे को क्या कर दिया है? कैंसिल आउट कर दिया, तभी तो वो बॉडी उस तरह से है। अदरवाइज वो पार्टिकल मूव करने लगते इधर उधर, तो नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? वो इक्विलिब्रियम पर है। इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स जीरो है। तो इंटरनल फोर्सेस हैं बट सम ऑफ देयर फोर्सेस इज जीरो। यहां बात कर रहा है एक्सटर्नल फोर्स का, बाहर से जो फोर्स लग रहा है, इसका नेट फोर्स जो है वो क्या है? जीरो है। इंटरनल तो जीरो कर ही दिए और एक्सटर्नल भी नहीं लग रहा है। इस सिचुएशन में आप F के जगह क्या लिखते हो बच्चा? सर डी पी बाई डी टी, और ये P कौन सा P है? नेट है। चूंकि फोर्स नेट का बात हो रहा है तो नेट मोमेंटम का भी बात हो रहा है, दैट इज इक्वल टू जीरो। और आपने अभी ये बात कहा कि नेट मोमेंटम जो है वो क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है। इसका मतलब यही है, हाँ कि ना? अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल टू जीरो लिख रहे हैं, इसका मतलब चेंज नहीं है। चेंज नहीं है मतलब जो है सो कांस्टेंट है। किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कीजिएगा तभी ना जीरो आता है जी। तो P यहां पर कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन किए जीरो आया, इसका मतलब वो कांस्टेंट है, इजंट इट? क्लियर है कि नहीं? इसका मतलब अगर इस चीज को ओपन करके लिखा जाए, दैट इज पी नेट जो है इस सिस्टम के लिए लिखा जाए तो क्या लिखेंगे? सर ये जो सिस्टम है ना, कुछ पार्टिकल से मिलकर के बने हैं। कौन कौन से पार्टिकल ना? सर एक पार्टिकल का मास m1 है, उसका v1 वेलोसिटी है। एक पार्टिकल का मास m2 है जिसका v2 वेलोसिटी है। एक पार्टिकल का मास m3 है जिसका v3 वेलोसिटी है। एक पार्टिकल का मास कुछ भी है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये चलता जाएगा, हाँ ना? और इनको आप क्या कह रहे हो सम करके? ये क्या है? कांस्टेंट है। नेट जो है मोमेंटम इसका क्या है? कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या समझ रहे हो? क्या इसका मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा किसी एक पार्टिकल का? हाँ सर हो सकता है। अगर इसका वेलोसिटी चेंज नहीं होगा क्या? ये जाके मान लीजिए इस वॉल में टकराएगा फिर रिटर्न आएगा तो वेलोसिटी चेंज होगा? हाँ होगा सर, वेलोसिटी चेंज होगा, मास चेंज नहीं हो रहा, वेलोसिटी चेंज हो सकता है। क्लियर है कि नहीं है? किसी इंडिविजुअल पार्टिकल का वेलोसिटी चेंज होगा तो मोमेंटम भी चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर नेट का बात करें तो नेट जो मोमेंटम आएगा सबको ऐड करने के बाद आएगा और वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ये है इसका बैकग्राउंड, ये है इस थ्योरी का बैकग्राउंड। यहां हमने लिखा है, ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन के बारे में कह रहे हैं कि दिस इक्वेशन शोज दैट इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, in absence of external force for a closed system the linear momentum of individual particle may change। ये जो m1 v1 आपको दिख रहा है ये चेंज हो सकता है, m2 v2 चेंज हो सकता है, m3 v3 चेंज हो सकता है। लेकिन जब सम करेंगे इसका तो जो नेट पहले आया था अब भी उतना ही आएगा। हो सकता है m1 v1 का वैल्यू बढ़ गया होगा तो m2 v2 घट गया होगा, एडजस्ट करेगा वो। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? एक अगर बढ़ जा रहा तो दूसरा घटेगा, एडजस्टमेंट करेगा। बट देयर सम रिमेन्स अनचेंज्ड विद द टाइम। टाइम के साथ साथ इसका जो सम है, इनके जो लीनियर मोमेंटम के सम है वो कभी भी चेंज नहीं होते हैं। इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक लाइन और बढ़ा करके ध्यान दीजिएगा, इसको लिख सकते हैं P1, इसको लिख सकते हैं P2 मोमेंटम, इसको लिख सकते हैं P3 मोमेंटम, ऐसा चलता जाएगा। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? और यहां से इसको लिख सकते हैं P नेट इज इक्वल टू कांस्टेंट। बोलो बच्चा समझ में आया कि नहीं है? इंडिविजुअल पार्टिकल्स के मोमेंटम चेंज हो सकते हैं, P1 बढ़ गया तो P2 मान लो हट गया, एडजस्ट करेंगे। लेकिन जो नेट मोमेंटम होगा अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो ये कांस्टेंट ही आएगा, ये बात फिक्स है। क्यों आएगा आपको दिख रहा है? किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो ऑटोमेटिक जीरो ही आता है। और वो कांस्टेंट कौन है? यहाँ पर मोमेंटम है, तो वो कांस्टेंट है, ये तो बात आप प्रूफ कर रहे हो। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है ये बात? चलिए और भी इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसके बारे में हमें डिस्कस करना है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। क्या कह रहा है देखिएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम जो आप अभी पढ़ रहे हैं, दैट इज P is constant for a system is independent of frame of reference। अपने लास्ट
क्लास में ये बात कवर किया था कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपका दो टाइप का होता है, एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है उसमें आपने ये बात पढ़ा कि न्यूटन्स के सारे लॉज एप्लीकेबल होते हैं, बट नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसे आप एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कहते थे, जहां एक्सेलरेशन आ जाता था, वहां पर न्यूटन्स के लॉज एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन ये जो लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करता है। आप एज ए ऑब्जर्वर अगर एक्सेलरेशन में भी हैं और चीजों को कैलकुलेट कर रहे हैं, इन चीजों को एक सिस्टम के बारे में ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं जिसका मोमेंटम क्या है, तो नेट मोमेंटम आपका कांस्टेंट ही पाया जाएगा। इफ यू आर द ऑब्जर्वर, इफ यू आर द फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड यू आर एक्सेलरेटिंग, इट मींस यू आर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड यू आर कैलकुलेटिंग द मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम, तो नेट मोमेंटम तब भी क्या आएगा, कंजर्व्ड ही आएगा, दैट इज कांस्टेंट ही आएगा। लेकिन अगर आपसे यह सवाल पूछा जाए कि लीनियर मोमेंटम क्या फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करता, हाँ करता है। लीनियर मोमेंटम फ्रेम पर डिपेंड करेगा, लेकिन नेट जो सबका बात होगा, क्योंकि लीनियर मोमेंटम के बारे में अभी बात किया आपने, इंडिविजुअल पार्टिकल का जो लीनियर मोमेंटम है वो चेंज हो सकता है, बट होल सिस्टम का जो लीनियर मोमेंटम होगा वो क्या होगा, कंजर्व्ड होगा। ये कह रहे हैं किसी एक इंडिविजुअल पार्टिकल का मोमेंटम चेंज हो सकता है, उसी तरह से अगर फ्रेम चेंज होगा तो ऑटोमेटिक सी बात है कि क्या हो जाएगा, लीनियर मोमेंटम चेंज हो जाएगा। अगर कोई बच्चा मतलब छत की खिड़की से कोई ऑब्जेक्ट को देख रहा है और उसका मोमेंटम कैलकुलेट कर रहा है, तो वो कैलकुलेशन अलग है, और कोई बच्चा ग्राउंड में बैठ करके उसी ऑब्जेक्ट को देखते हुए मोमेंटम कैलकुलेट कर रहा है, तो उसके लिए मोमेंटम कुछ और आएगा। तो फ्रेम पर तो मोमेंटम डिपेंड करता है, लीनियर मोमेंटम डिपेंड करता है, लेकिन कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि होल सिस्टम का जो लीनियर मोमेंटम होता है वो कंजर्व्ड होता है, चाहे वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल हो या नॉन इनर्शियल हो। ये समझाना चाह रहा है, यहाँ पे क्लियरली ये लिखा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दो लीनियर मोमेंटम डिपेंड्स ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। लीनियर मोमेंटम जो है जिसे आप पी कह रहे हो, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है बच्चा। लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या हो गया कि पी नेट पी जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये इंडिपेंडेंट है इस बात का कि कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस का आपने सहारा लिया है कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि नेट जो होगा सभी पार्टिकल्स का मिला के वो क्या होगा, कंजर्व, दैट इज कांस्टेंट। क्लियर है? आगे बात करते हैं। ऐसे आ सकता है आपका ऑप्शन वाले क्वेश्चंस अगर होते हैं एमसीक्यू, उसमें देते हैं ना इस तरह से कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिपेंड्स ऑन द डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम डज नॉट डिपेंड ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। लीनियर मोमेंटम भी हो सकता है उसमें, लेकिन लीनियर मोमेंटम डिपेंड करता है, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम जो आप अभी पढ़ रहे हैं इज इक्विवेलेंट टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। बाप रे, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के इक्विवेलेंट है, कैसे इस बात को प्रूफ करना होगा। क्लियर है कि नहीं? तो हम एक सपोज कर लेते हैं, फॉर अ सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स, ध्यान दीजिएगा, फॉर अ सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स having external force इक्वल टू 0। एक ऐसा सिस्टम ले रहे हैं हम जिसमें कितने पार्टिकल्स है, दो पार्टिकल्स। इसका मास हम ले लेते हैं m1, इसका मास हम ले लेते हैं m2, और ये दो पार्टिकल से मिलकर के एक सिस्टम बना है मान लो, और इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं कर रहा, तो इंटरनल फोर्स है कि नहीं, इंटरनल फोर्स है। और इंटरनल फोर्स, ये पार्टिकल उस पर काम कर रहा है और ये पार्टिकल का उस पर काम कर रहा है। क्लियर है कि नहीं? इंटरनल फोर्स है। समझा कि नहीं समझा बच्चों? एक्सटर्नल फोर्स 0 हमने ले लिया, अंदर में कोई फोर्स है जो ये पार्टिकल इस पर लगा रहा है, ये पार्टिकल इस पर लगा रहा है, और न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि ये पार्टिकल इस पर जितना फोर्स लगाएगा, ये पार्टिकल उस पर उतना ही फोर्स लगेगा, बस ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में। इस बात को प्रूव करते हैं। लेकिन अगर ये एक सिस्टम है ऑफ टू पार्टिकल, तो इस पूरा सिस्टम का जो लीनियर मोमेंटम का सम होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। लेट सपोज इसका लीनियर मोमेंटम क्या है, m1 v1 बोल सकते हैं, चलो p1 लिख देते हैं। लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल 1 इज p1, लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल 2 इज p2, और दोनों को सम करने से क्या आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए। बोलो हाँ कि ना? दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। यस और नो? बाय
कंजर्वेशन बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लिख सकते हैं ना इस बात को कि P1 प्लस P2 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसका मोमेंटम मान लिए P1 है, इसका मोमेंटम मान लिए P2 है, दोनों का मोमेंटम को सम करेंगे, अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है इसका मतलब क्या होना चाहिए, इसका सम, मोमेंटम का सम क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। कितना हमें नहीं पता, कांस्टेंट होना चाहिए, 0 नहीं हो सकता, कांस्टेंट है। आगे बात करते हैं, क्या क्लियर है? लेट सपोज इसका कुछ वेलोसिटी है v1, तो इसको हम नेक्स्ट पॉइंट में ऐसे लिख सकते हैं कि m1 v1 प्लस m2 v2 दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट को c खाली लिख दे, कांस्टेंट कांस्टेंट पूरा बार बार क्या लिखेंगे, कांस्टेंट। क्लियर है कि नहीं? यहां लिख देते हैं कांस्टेंट c, समझ जाएंगे, c लिखेंगे जहां पर भी वो कांस्टेंट है। क्लियर है कि नहीं? क्लियर, यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं। अब एक काम कीजिए, इसको डिफरेंशिएट कीजिए विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या मिलेगा देखिए, डिफरेंशिएटिंग above equation with respect to time। तो चलिए इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो मास कांस्टेंट है, अरे मास थोड़ी बदलेगा इसका, तो क्या हो जाएगा, मास डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा, डायरेक्टली बना रहे m1, लेकिन वेलोसिटी तो बदल सकता है, वेलोसिटी तो बदल सकता है, चल रहा है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे d v1 बाई dt। असल में यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, एक्चुअली में d m1 v1 बाई dt था, m बाहर आ जाता, तो एक स्टेप हम जंप कर दिए बस। फिर हम क्या करेंगे, सिमिलरली m2 जो है मास वो कांस्टेंट रहेगा, यहां लिखेंगे d v2 बाई dt दैट इज इक्वल टू क्या होगा बोलो, कांस्टेंट है, 0 होगा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा, 0। अरे चेंज थोड़ी होगा, कांस्टेंट 2 को तो 2 ही लिखेंगे ना, 4 है तो 4 ही लिखेंगे। अब यहां पर आ जा रहा है m1 और dv बाई dt को हम बोलते हैं a एक्सेलरेशन, और v1 लिखा हुआ है मतलब फॉर पार्टिकल 1, वेलोसिटी फॉर पार्टिकल 1, तो एक्सेलरेशन फॉर पार्टिकल 1 को a1 लिख दे रहे हैं। क्लियर है कि नहीं है? सिमिलरली यहां पर m2 लिखा हुआ है और dv बाई dt को बोलते हैं एक्सेलरेशन फॉर पार्टिकल 2 हो जाएगा, यहां पर a2 लिख दे रहे हैं, दैट इज इक्वल टू 0। तो ये क्या है, ma फोर्स है, फोर्स ऑन पार्टिकल 1 प्लस फोर्स ऑन पार्टिकल 2 F2 इज इक्वल टू 0, जिसे आप आगे जाके लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि F1 विल बी इक्वल टू F2 जो कि माइनस में होगा, इसको अगर उधर ले जाएंगे तो माइनस आएगा। यही तो है बचवा, क्या, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन या थर्ड लॉ ऑफ मोशन बोलते हैं इसको। यस और नो? ये क्या स्टेटमेंट बताता है, इसको लिख सकते हैं, दैट इज for every action, that is for every action there is a reaction, there is a reaction equal in magnitude but opposite in direction। बोलिए क्लियर है कि नहीं? ये जो फॉर्मूला लाया जो कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन का है, कहां से लाया, अरे P1 प्लस P2 इक्वल टू कांस्टेंट से लाया, जो कि क्या था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो ध्यान रखिएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्विवेलेंट टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अगर प्रूफ करने दे तो आसानी से आप इस तरह से प्रूफ कर सकते हैं। क्लियर है कि नहीं है? चलिए आगे बढ़ेंगे हम। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हमें क्या समझना है, ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पढ़ रहे हैं, इसका कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है जिन्हें आपके कोर्स में भी डाला गया है और इससे सवाल भी आते हैं, जैसे कि रिकॉइलिंग ऑफ अ गन। क्या बोलना चाह रहा है कि जब आप किसी गन से बुलेट को फायर करते हैं, जैसे ये गन है अगर, तो आप बुलेट को फायर करते हैं, तो बुलेट जैसे ही निकलता है गन से, ये पीछे की तरफ आता है। कौन? गन पीछे की तरफ आता है। क्यों आता है? इसे ही आप झटका कह रहे हो, झटका लगता है। रिकॉइल का मतलब ये है कि झटका लग रहा है गन फायर करने के बाद। तो यही जो झटका वाला वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी के साथ गन पीछे आएगा, वो निकालना है हमें। इस सिस्टम को समझने का कोशिश करते हैं। कह रहा है फॉर बुलेट एंड गन सिस्टम, तो पहले एक गन बना लेते हैं हम लोग सिंपल तरीके का। सर सिंपल तरीके का, खतरनाक वाला गन बनेगा AK-47। क्या इससे क्या मतलब है भाई साहब?
AK-47 से हम लोग को क्या मतलब है? मतलब है ना क्या? ठीक है, ये हमने बना दिया। ध्यान से समझिएगा बच्चा, इसके पास अभी क्या है? तो सर एक गन है और इसके अंदर बुलेट भी लोड किए हुए हैं। तो गन और बुलेट दोनों इसके पास है। हम मान लेते हैं ये जो सिंगल गन आपको दिख रहा है, इसका मास है mg, मास ऑफ गन, और mb इज द मास ऑफ बुलेट जो कि इसके अंदर में है अभी। क्लियर है कि नहीं? ये सिस्टम है अभी फॉर बुलेट एंड गन सिस्टम। अब आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, आप इसमें ट्रिगर दबाएंगे। जैसे ट्रिगर दबाइएगा तो आपका मन में ये ख्याल आएगा, सर हमने फोर्स लगाया, और जब हम फोर्स लगाते हैं तो एक्सटर्नल फोर्स अगर कुछ आता है तो सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं रहता है। तो ये बात को पहले ही क्लियर कर दिया गया है कि जो आप ट्रिगर दबा रहे हैं वो आपने एक्सटर्नली फोर्स भले लगाया, दैट इज कन्वर्टेड इनटू इंटरनल फोर्स, बिकॉज यू आर डूइंग अ फंक्शन। आप ऐसा काम कर रहे हैं जो इसका इंटरनल चेंजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इंटरनल चेंजेस का मतलब इस गन के अंदर में बुलेट है और वो अंदर का जो बुलेट है बाहर आएगा, तो अंदर का फंक्शन को आपने क्या किया, एक्टिवेट किया, बस और कुछ नहीं किया। आप बाहर से कोई फोर्स इस पे नहीं लगा रहे हो। ध्यान दीजिएगा, फॉर बुलेट एंड गन सिस्टम द फोर्स एक्सर्टेड बाय ट्रिगर विल बी इंटरनल। ये क्या है, एक इंटरनल है, इंटरनल काम हुआ है। सो आप कह सकते हैं, सो द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स अनअफेक्टेड। मतलब मोमेंटम ऑफ द सिस्टम जो है, जो पहले रहेगा, किसके पहले, फायरिंग से पहले और फायरिंग के बाद, दोनों ही मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा, सेम रहेगा। क्लियर है कि नहीं? तो अभी बताइए, जब हम फायरिंग नहीं किए उस समय मोमेंटम क्या है, जिसे आप इनिशियल मोमेंटम कहेंगे। इनिशियल मोमेंटम, सिर्फ मोमेंटम लिख रहे हैं, लीनियर मोमेंटम है, ठीक है ना। इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम, ये जो पूरा सिस्टम है इसका इनिशियल मोमेंटम क्या होगा जरा बताइए। जीरो बोल रहा है, क्या जीरो है ना? आप सिर्फ गन को ऐसे पकड़े हुए हैं, अभी आपने फायर नहीं किया है, आपके पास मास है गन का भी बुलेट का भी, लेकिन क्या दोनों वेलोसिटी है, यहां डिक्लेयर कर रहे हैं Vg इज द वेलोसिटी ऑफ गन एंड Vb इज द वेलोसिटी ऑफ बुलेट। ना बुलेट इससे निकला है, और ये बुलेट निकलेगा तब तो ये पीछे आएगा, गन पीछे आएगा, कुछ भी नहीं हुआ है। मतलब वेलोसिटी दोनों ही क्या है, जीरो है। तो अगर वेलोसिटी जीरो है तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम ऑफ दिस सिस्टम इज कंप्लीटली जीरो। क्लियर है कि नहीं? नाउ मान लीजिए अब आप क्या कर रहे हैं, इसको ट्रिगर को दबा दिए। ट्रिगर को जैसे ही दबा दिए तो इससे निकलेगा बुलेट। तुम थोड़ा देर के लिए बाहर चले जाओ, दिक्कत हो रहा तो ये बुलेट निकला, और इस बुलेट का वेलोसिटी हमने क्या लिखा है, VB। जैसे बुलेट बाहर निकलेगा, ये गन जो है पीछे की तरफ रिकॉयल होगा, पीछे की तरफ रिकॉयल होगा, और पीछे की तरफ कौन जाएगा ना सर, गन जाएगा। गन का वेलोसिटी का डायरेक्शन पीछे, इसे ही हम क्या कह रहे हैं, रिकॉयल वेलोसिटी ऑफ गन। बोलो क्लियर है कि नहीं है? तो फायर होने के बाद का जो मोमेंटम है उसको लिखिए फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम। तो इस सिस्टम में दो चीजें हैं, एक गन है एक बुलेट है। तो पहले गन के बारे में बात कर लेते, इसका मोमेंटम क्या है। तो सर इसका मोमेंटम जो है वो क्या होगा, बोलो जरा फटाफट। तो सर मास ऑफ गन, मास ऑफ गन एंड वेलोसिटी ऑफ गन को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये क्या हो गया, मोमेंटम। ये क्या हो गया, मोमेंटम ऑफ गन। आपको ऐड करना पड़ेगा मोमेंटम ऑफ बुलेट को, तो मास ऑफ बुलेट और वेलोसिटी ऑफ बुलेट, इन दोनों को ऐड कर दिए। सो दिस इज द फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम यू आर फाइंडिंग। क्लियर है कि नहीं? बहुत बच्चा दिमाग लगाएगा, सर बुलेट का वेलोसिटी का डायरेक्शन उधर है और गन का वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है, तो एक काम कीजिए ना, ऑपोजिट ले जा रहे, अपने आप आ जाएगा, तुमको क्या करना है, चिंता मत कर। तू पहली बार कर रहा है, मैं 10 बार कर चुका हूं, तो मुझे पता है। हाँ पता है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, ये बात आपको लिखने की जरूरत नहीं, अपने आप आ जाएगा। अरे फिजिक्स वर्क्स यार, बिलीव इट, चिंता मत करो, अपने आप आ जाएगा। अगर गलत बनाओगे तो आपने मान लीजिए माइनस नहीं लिया, अपने आप आ जाएगा, आपको चिंता की बात नहीं। तो ये कह रहा है कि लीनियर मोमेंटम इसमें अफेक्टेड नहीं होगा, मतलब लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा। अगर लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा
तो क्या होगा, एज लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, तो जो इनिशियल मोमेंटम है दैट इज 0 और जो फाइनल मोमेंटम है दैट इज mg vg प्लस mb vb दोनों इक्वल होना चाहिए। पहले का जो मोमेंटम है, फायरिंग के पहले का मोमेंटम इक्वल टू फायरिंग के बाद का मोमेंटम, फायरिंग के पहले का मोमेंटम 0, फायरिंग के बाद का मोमेंटम ये। तो आपको क्या निकालना है, रिकॉइलिंग ऑफ गन मतलब रिकॉइल वेलोसिटी, और आपको दिख रहा है यहां से vg, तो vg को कैसे निकालेंगे, यहां से mg vg इक्वल टू आप लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, माइनस ऑफ mb vb। यहां तक तो क्लियर है। अब थोड़ा सा यहां पर हम लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहां से vg लिख लीजिए, वेलोसिटी ऑफ गन दैट इज रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन इज इक्वल टू माइनस ऑफ mb vb, mb vb अपॉन क्या आ जाएगा, मास ऑफ गन। क्लियर है कि नहीं, माइनस में आ गया ना, तो टेंशन की जरूरत नहीं है। ये क्या बता रहा है कि जो वेलोसिटी ऑफ गन है ये ऑपोजिट है वेलोसिटी ऑफ बुलेट का, यही बता रहा है, बाकी दोनों तो कांस्टेंट है, मास है। क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है। सो यहां पर आप वेक्टर का सिंबल दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम, सब में दे सकते हैं। क्या हम आगे बढ़े, क्या बातें क्लियर हो चुकी है, रिकॉइल वेलोसिटी कैसे निकालेंगे समझ में आ रहा है। आपको सिंपल क्या करना है, मोमेंटम ऑफ बुलेट लिखना है, डिवाइड कर देना किससे, मास ऑफ गन से, सिंपल निकल जाएगा रिकॉइल वेलोसिटी। इसे सिंपल रिकॉइल वेलोसिटी भी कहते हैं। आगे बात करते हैं, लिख रहा है हियर नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल दैट इज रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन vg लिख दिया है, इज ऑपोजिट टू द वेलोसिटी ऑफ बुलेट। सिंपल सी बात है, बुलेट का जो वेलोसिटी है उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में गन का वेलोसिटी है, यहां दिख रहा है साफ साफ। क्लियर है कि नहीं है। नेक्स्ट एक बात और नोटिस करने वाली बात है इसमें, यहां पर आपको दिख रहा है ये vg है और यहां पर mg है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यस और नो। यहां दिख रहा है vg इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू mg, इसका मतलब क्या है कि जितना ज्यादा गन का मास होगा ये जो रिकॉइल वेलोसिटी है उतना कम होगा। भारी भरकम अगर गन के साथ आप फायरिंग करेंगे तो जो पीछे की तरफ झटका है वो कम मिलेगा, ये बोलना चाह रहा है। दैट इज हायर द मास ऑफ गन लेस द वेलोसिटी ऑफ द रिकॉइल ऑफ गन। जितना ज्यादा भारी आप गन का यूज करेंगे फायरिंग के बाद रिकॉइल उतना कम होगा, मतलब झटका उतना कम लगेगा। क्लियर है कि नहीं है। एक और बात यहां पर मेंशन होना चाहिए जिसको हम नेक्स्ट स्लाइड में लेंगे, यहां जगह की कमी है, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि मैंने बोला एक और पॉइंट डिस्कस करेंगे, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, while firing the gun must be held tightly to shoulder। इस तरह का गन है मान लीजिए AK-47, फायरिंग करने के लिए जो शूटर होता है उनको सिखाया जाता है, इस तरह से कंधे में रख करके शूट किया जाता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, ऐसा क्यों, इसके बारे में बात कर रहा है। दिस वुड सेव hurting the shoulder because in this condition the body of the shooter and the gun behave as one body। जब आप इसको अलग से रखे हैं और फायरिंग कर रहे हैं ना, तो आपका बॉडी अलग है और ये बॉडी अलग है, तो झटका मिलेगा, इस तरह से हर्ट हो सकते हैं। आप अगर इसको कंधा में रख करके इसको फायर कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये बॉडी और आपका बॉडी अलग नहीं है, मतलब इसका जो मास है और आपका बॉडी का जो मास है वो दोनों एक साथ बिहेव कर रहा है, और बॉडी का मास जितना ज्यादा होगा उसका वेलोसिटी उतना कम होगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, तो ये ऐसे थोड़ी जाएगा, अगर थोड़ा खिसका भी तो आप थोड़ा सा ऐसे होंगे, ये अलग से नहीं खिसकेगा। बात समझ में आ रहा, आप थोड़ा सा ऐसे होंगे। तो यहां पर बोलने का मतलब ये है कि जो वेलोसिटी ऑफ गन जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आप लिख रहे थे कि मास ऑफ गन है, सही बात है, इस मास ऑफ गन के साथ आप मास ऑफ मैन भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि इस सिचुएशन में आपने क्या किया है, शोल्डर में रख लिया है। तो ध्यान से देखिएगा, ये काफी ज्यादा हो गया मास, इसका ज्यादा हो गया, गन और बॉडी मिल करके एक बॉडी बन गया है। यहाँ लिख रहा है टोटल मास बिकम्स लार्ज, ये जो टोटल मास है गन का और इंसान दोनों का, एंड रिकॉइल वेलोसिटी बिकम्स टू स्मॉल। अगर मास काफी ज्यादा हो जाएगा तो रिकॉइल वेलोसिटी काफी कम हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है, ये बात समझाना था हमको। ये एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है आपका लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन का, एक और इसका
प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो आपके सिलेबस में उसको पढ़ना है, फिर हम लोग जो है उसके न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हमने लिया है वो है रॉकेट प्रोपल्सन, आपके सिलेबस में है, इसको समझते हैं। थ्योरी बाद में समझते हैं, पहले ध्यान से समझिए कि पढ़ना क्या है। असल आपके पास एक रॉकेट है जो कि पॉकेट में नहीं है, ये एक लॉन्चिंग पैड पर है जहां से इसको हम लॉन्च करेंगे रॉकेट को, ठीक है कि नहीं? श्रीहरिकोटा। तो ये रॉकेट है और इसको हमको लॉन्च करना है लॉन्चिंग पैड से, अभी लॉन्च नहीं किए, ठीक है। दिस इज रॉकेट। ध्यान दीजिए। तो रॉकेट में होता क्या है जिसके वजह से ये लॉन्चिंग पैड से ऊपर की तरफ जाता है, ये समझना पड़ेगा। बोले सर इसके अंदर फ्यूल भरा हुआ होता है। अब फ्यूल में भी एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, उससे मतलब नहीं, हमें फ्यूल है। और वो फ्यूल क्या करता है, बर्न होता है। जैसे ही बर्न होता है वो नीचे से फ्यूल लॉन्चिंग पैड को टकराता है, और जितना जोर से वो टकराता है उतना ही जोर से ये रॉकेट ऊपर की तरफ चला जाता है। तो बात यह है कि यहां से फ्यूल जल करके जो निकलता है उसके लिए जगह बना होगा ऑब्वियसली। यहां से जो फ्यूल जल गया होगा उसको निकलने का जगह है, इसको हम कह रहे हैं, मान लीजिए कोई फ्यूल है जो जल गया है और जलने के बाद जो एग्जॉस्ट है, क्या निकलेगा, गैस निकलेगा। जलने के बाद धुआं निकलेगा, धुआं धुआं कर देगा जगह को। और वो धुआं जिस प्रेशर से आप कह सकते हैं लॉन्चिंग पैड पर टकराएगा उतना ही थ्रस्ट जनरेट होगा, इस पर फोर्स जनरेट होगा इसके ऊपर। इसके बारे में बात करेंगे हम, उससे पहले ध्यान से सुनिएगा। हमने यहां पर एम नोट एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, दैट इज इनिशियल मास ऑफ द रॉकेट। इनिशियल मास ऑफ द रॉकेट का मतलब है रॉकेट का जो मास है, जो भी पार्ट पुर्जा है इसके अंदर लगा हुआ है, साथ में फ्यूल भी आपने डाला है, वो सब कुछ का मास, टोटल मास जो है पहले लॉन्चिंग से पहले कितना है, इनिशियल मास ऑफ रॉकेट दैट इज एम नोट हमने माना है। अब आप बात बताइए, जब इसको लॉन्च कर देंगे तो इसका मास क्या होगा, धीरे धीरे घटेगा ऑब्वियसली, क्योंकि फ्यूल उसके अंदर जो है वो जलेगा। फ्यूल जलेगा तो गैस बाहर निकलेंगे और इसका मास धीरे धीरे घटेगा। किसी टाइम पर इसका मास हम मान लेते हैं एम है। मास ऑफ रॉकेट एट एनी इंस्टेंट टी, कोई टाइम टी हो रहा है उस समय मास इसका क्या है, मान लिए एम है। एम आर, एम आर क्या है ना, रेसिजुअल मास ऑफ इम्प्टी कंटेनर। अच्छा बच्चा, इसके अंदर जो है ना एक कंटेनर है जिसमें फ्यूल डाला हुआ है। शुरुआत में उसमें फ्यूल पूरा भरा हुआ है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जिस समय वो फ्यूल पूरा पूरी खत्म हो जाएगा। उसका मास, वो जो कंटेनर है जिसमें पूरा फ्यूल खत्म हो चुका है, उस समय जो उस कंटेनर का मास है उसको हमने माना है एम आर। आगे बात करते हैं, व्हाट इज यू। यू इज वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट गैस। यहां से जो गैस नीचे की तरफ निकल रहा है उसका वेलोसिटी क्या लिया है हमने, यू लिया है। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। ये जो एग्जॉस्ट गैस नीचे की तरफ निकल रहा है उसका वेलोसिटी हमने क्या लिया है, यू। वी, वेलोसिटी ऑफ रॉकेट एट एन इंस्टेंट टी। कोई टाइम पर जो रॉकेट है उसका वेलोसिटी क्या हमने लिया है, वी। तो रॉकेट का वेलोसिटी हमने लिया है यहां पर वी, ध्यान रखिएगा। यू क्या है ना, जो गैस एग्जॉस्ट कर रहा है नीचे से उसका वेलोसिटी है। वी क्या है ना, वेलोसिटी ऑफ रॉकेट है एट एनी इंस्टेंट टी, जब उसका मास क्या है, एम है। किसी इंस्टेंट टी पर जो मास होता है वो क्या हमने माना है, एम माना। ध्यान रखिएगा, क्लियर है कि नहीं। और आप कह रहे हैं ये बात कि सर इसका मास टाइम के साथ साथ डिक्रीज होता जा रहा है, इसलिए एक और वेरिएबल हमें डिक्लेयर करना पड़ा, दैट इज dm by dt। व्हाट इज इट ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास ऑफ रॉकेट। टाइम के साथ साथ इसका जो मास है वो चेंज होता जा रहा है, इसलिए dm by dt लिखा है। इसका मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास ऑफ द रॉकेट। क्लियर है कि नहीं, टाइम के साथ साथ मास घटता जा रहा है इसका। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मास ऑफ द रॉकेट किसके बराबर होगा, मतलब सर जितना फ्यूल जलेगा, जितना ज्यादा फ्यूल जलेगा उतना मास घटता जाएगा इसका। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मास ऑफ रॉकेट इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्यूल कंजप्शन। आप कह सकते हैं जितना फ्यूल जलेगा उसका रेट ऑफ चेंज उतना ही होगा। जिस रेट से मास चेंज हो रहा है वो किसके बराबर होगा, कितना फ्यूल कंजम्पशन हो रहा है, या आप कह सकते हैं रेट ऑफ इजेक्शन ऑफ द फ्यूल, जितना फ्यूल इससे निकल रहा है। जो भी बात है एक ही बात है, जितना फ्यूल इससे निकल रहा है। और जनरल बात यह है, फ्यूल तो जलता है और जल करके धुआं नीचे से निकल रहा होता है, यस और नो।
या आग निकल रहा होता, अगर आपने वीडियोस वगैरह देखा होगा। क्लियर है? तो ये सब वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर किया इस चीज को पढ़ने के लिए। अब हम बात मुद्दा का करते हैं, ध्यान दीजिएगा। द इनिशियल मोमेंटम ऑफ द रॉकेट, आप बताइए जरा, जब लॉन्चिंग पॉइंट पे चुपचाप रखा हुआ इसका इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? जीरो होगा ऑब्वियसली, कोई भी वेलोसिटी नहीं है, मास है बस। तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ द रॉकेट ऑन इट्स लॉन्चिंग पैड इज जीरो। कोई दिक्कत? व्हेन इट इज फायर्ड फ्रॉम द लॉन्चिंग पैड, जब इसे लॉन्चिंग पैड से फायर किया जाता है, द एग्जॉस्ट गैसेस रश डाउनवर्ड, तब क्या होता है, जो एग्जॉस्ट गैस है नीचे की तरफ रश करता है, नीचे की तरफ जाता है एट हाई स्पीड, हाई स्पीड से नीचे की तरफ जाता है। और इस वजह से चूंकि गैस नीचे की तरफ हाई स्पीड से जा रहा है और इस पूरा सिस्टम को क्या करना है, मोमेंटम को कंजर्व करना है। और अगर इसको मोमेंटम को कंजर्व करना है तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करना होगा। अरे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज सेम एज थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो अगर यहां पर जो एग्जॉस्ट गैस है डाउनवर्ड रश कर रहा है हाई स्पीड से, तो क्या करेगा, ये रॉकेट ऊपर की तरफ जो है जाने का कोशिश करेगा। एंड टू कंजर्व मोमेंटम द रॉकेट मूव्स अपवर्ड। इस पूरा सिस्टम का मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए ये रॉकेट सोचता है और ये देखता है कि जो गैस है वो एग्जॉस्ट कर रहा है डाउनवर्ड, तो अगर हमको मोमेंटम को कंजर्व करना होगा तो हमें किधर जाना होगा, ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ चला जाता है। क्लियर है कि नहीं? और उसके अंदर जो है गैस है, सॉरी फ्यूल है, वो फ्यूल जलता रहता है, मास धीरे धीरे उसका घटता रहता है। और आपको पता है मास घटता रहेगा तो उसका वेलोसिटी बढ़ता रहेगा। वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, अभी आप पढ़ चुके हैं, इजंट इट? क्लियर है कि नहीं? तो इसके कैलकुलेशंस वगैरह सब कुछ हमें पढ़ना है। सबसे पहला बात, किस फोर्स से ये जमीन को थ्रस्ट करते हुए ऊपर जाएगा, इसको देखना है। थ्रस्ट मतलब समझ में आ रहा है? थ्रस्ट मतलब परपेंडिकुलर प्रेशर को क्या बोला जाता है, थ्रस्ट। याद रखिएगा, फोर्स ही थ्रस्ट है, लेकिन अगर किसी सरफेस पे परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है उसे क्या कहते हैं, थ्रस्ट कह रहे हैं। तो किस फोर्स से ये ऊपर की तरफ जा रहा है, दैट विल बी इक्वल टू द फोर्स डाउनवर्ड, है ना? ये एग्जॉस्ट गैस जो लॉन्चिंग पैड को जिस फोर्स से थ्रस्ट लगाएगा उसी थ्रस्ट से ये ऊपर की तरफ भी तो जाएगा। तो इसी पर बात करेंगे हम। सबसे पहला पॉइंट इस पर लेंगे हम। ध्यान दीजिएगा, अगर आपने सारा नोट्स को लिख लिया है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, एक एक करके इनके टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। सबसे पहला हमने लिया थ्रस्ट ऑन द रॉकेट। इसका मतलब ये जो लॉन्चिंग पैड है, जिस फोर्स से ये गैस नीचे की ओर एग्जॉस्ट कर रहा है, उसी फोर्स से ये लॉन्चिंग पैड यहां जो रखा हुआ होगा वो इस रॉकेट को थ्रस्ट करेगा। थ्रस्ट करेगा मतलब एक परपेंडिकुलर फोर्स लगाएगा इसके ऊपर। मतलब फोर्स रॉकेट पर किधर लग रहा है, अपवर्ड लग रहा है। इसी को हम क्या कह रहे हैं, थ्रस्ट। इसी फोर्स को हम क्या कह रहे हैं, थ्रस्ट। और ये थ्रस्ट कितना होगा, ये सवाल है। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? क्लियर है सर। हमने फॉर्मूला पढ़ा है ना, फोर्स इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू, ऑब्वियसली एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, इट इज dp बाई dt। एंड फर्दर अगर इस पर ध्यान दें हम, तो dp के जगह हम क्या लिखते हैं, mv बाई dt। क्लियर है कि नहीं? एंड वी नो कि हमने पहले ही डिक्लेयर किया हुआ है किसी इंस्टेंट पर इसका वेलोसिटी, रॉकेट का वेलोसिटी क्या है, v है, तो कांस्टेंट है। इसको आप कर दीजिए बाहर। अगर आप कर दीजिएगा इसको बाहर तो क्या हो जाएगा, dm बाई dt हो जाएगा, है ना? लेकिन क्या हम इस वेलोसिटी का यूज करें कि इस वेलोसिटी का यूज करें, जरा हमको बताइए। किस वेलोसिटी का यूज कीजिएगा? थ्रस्ट ऊपर लग रहा है, कौन लगा रहा है, इस गैस के वजह से लग रहा है। सो यहां पर mv के जगह आपको क्या लिखना चाहिए, mu, कि कितना मोमेंटम इस गैस का है उतना थ्रस्ट ऊपर लगेगा। बोलिए बच्चा, क्लियर है कि नहीं? गलती करता है बच्चा, इसीलिए हम बता रहे हैं। ये वेलोसिटी नहीं चाहिए अभी हमको। कौन सा वेलोसिटी चाहिए, किस वेलोसिटी से गैस थ्रस्ट डाल रहा है, गैस जो है एग्जॉस्ट कर रहा है लॉन्चिंग पैड पर। सो mu होगा, और u जो है किस वेलोसिटी के साथ इस पे जार एग्जॉस्ट कर रहा है, ये तो फिक्स है, इसको बाहर कर दिया हमने। और आपको पता है जो मास है धीरे धीरे फ्यूल का क्या होगा, चेंज होता जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास अभी हमने डिस्कस किया, dm बाई dt। तो सर हाँ ठीक है, ओके। क्या कोई और फोर्सेस हैं इसमें? ये फोर्स एक दिख रहा है, ये जो फोर्स आ रहा है किस वजह से आ रहा है, ये एक वजह है जिस वजह से आ रहा है ना? और कोई फोर्स है?
सर एक फोर्स काम आ सकता है, अगर ग्रेविटी को भी कंसीडर कर लिया जाए तो ग्रेविटी नीचे की ओर लग रही है हमेशा mg। m क्या है? मास ऑफ रॉकेट एट एनी इंस्टेंट t। शुरुआत में कितना था? m नॉट था, अभी हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, तो किसी इंस्टेंट पर हम बात कर रहे हैं तो mg लग रहा होगा इस पर, ये भी डाउनवर्ड ही लग रहा है। क्लियर है? तो ये बात बताइए कि ये जो फोर्स है वो किसके बराबर होगा? एक तो ये वजह है जो एग्जॉस्ट की वजह से है, तो हम इसको लिख रहे हैं u dm बाई dt, ये एक वजह है। लेकिन सर ये जो फोर्स है वो डाउनवर्ड लग रहा है और ये फोर्स अपवर्ड है, दोनों ऑपोजिट है, तो माइनस लगाना पड़ेगा, है ना? क्लियर है कि नहीं? और एक फोर्स अगर कंसीडर करें ग्रेविटी, तो इसको भी लगाना होगा, ये भी नीचे की तरफ है, तो क्या लिखना होगा? माइनस mg। तो ये हो गया आपका क्या ना, थ्रस्ट ऑन द रॉकेट इफ यू आर कंसीडरिंग ग्रेविटी। क्लियर है कि नहीं? अब ये नेगेटिव साइन किस बात के लिए है? तो लिख सकते हैं नेगेटिव साइन shows the thrust is opposite to the exhaust velocity of gas। जिधर गैस एग्जॉस्ट कर रहा है उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में थ्रस्ट लिख रहा है, इसलिए ये नेगेटिव साइन यहां पर आया है दोनों जगह पर। अच्छा, इफ आप ग्रेविटी को इग्नोर अगर कर दो तो फॉर्मूला क्या आएगा, इस बात पर भी बात कर सकते हैं। इफ इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, इफ इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज नेग्लेक्टेड। ध्यान दीजिएगा, सवाल में बोलेगा नेग्लेक्ट करने तब नेग्लेक्ट कर देंगे हम, और अगर इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी को नेग्लेक्ट करें तो इसको मत लिखिए। क्या लिखना होगा फिर? F इक्वल टू माइनस यू डी एम बाई डी टी। दिस इज थ्रस्ट ऑन द रॉकेट। इफ द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज नेग्लेक्टेड, देन अगर इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी है तो आप इस फॉर्मूला को लिखिए, जो है सो है, माइनस करना होगा mg को, क्योंकि एक फोर्स तो हमेशा नीचे की तरफ लगी रहा है, इसको ऊपर जाने से रोक रहा है। क्लियर है कि नहीं है? ऊपर ये जो फोर्स है इसको हमेशा कम करने का कोशिश करेगा इसका वेट। हाँ, मानते हैं ये जो m है बार बार चेंज हो रहा है, dm बाई dt है, दिख रहा है, मास धीरे धीरे घटता जाएगा तो वेलोसिटी इस वजह से धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। क्या ये बात यहां पर क्लियर है? क्लियर है? अगर आप थ्रस्ट निकाल दिए, थ्रस्ट इज नथिंग बट अ फोर्स, तो हो सकता है कभी किसी सवाल में आपसे इस रॉकेट का एक्सेलरेशन पूछ दे किसी टाइम पर, किसी पर्टिकुलर टाइम पर, तब उस पर भी हम फॉर्मूला बनाएंगे। तो ये दो फॉर्मूला यहां पर आ गया, ये फॉर्मूला तब है जब ग्रेविटी को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, इसको कंसीडर करते हुए हमने किया है। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? चलिए एक्सेलरेशन निकालेंगे। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, हमें एक्सेलरेशन ऑफ द रॉकेट निकालना है। ये जो रॉकेट है इसका एक्सेलरेशन क्या है? अगर इस रॉकेट पर जो फोर्स लग रहा है वो हमें पता है, F इक्वल टू एम ए होता है ना, इसके मदद से हम इसको निकाल सकते हैं। ये जो फोर्स है आपने निकाला अभी, है ना, तो फोर्स इक्वल टू क्या आपने बताया सर? माइनस यू डी एम बाई डी टी एंड माइनस एम जी। और आप यहां पर क्या कर सकते हैं? फोर्स की जगह m इंटू ए लिख सकते हैं। किसी इंस्टेंट पर मास m है इसका, उसका एक्सेलरेशन किसी इंस्टेंट पर a मान लिए, और यहां पर आ जा रहा माइनस यू डी एम बाई डी टी माइनस एम जी। तो ध्यान दीजिएगा, ये मास आपको दिख रहा है, इस मास को कर दीजिए सबसे डिवाइड, तो यहाँ पे मास खत्म, यहां पर भी डिवाइड कीजिए, तो माइनस यू बाई एम डी एम बाई डी टी, और यहां पे भी कर दीजिए डिवाइड, तो क्या आ जाएगा? ओनली जी। सो दिस इज द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। यू में से किसी इंस्टेंट पर इस रॉकेट का जो एक्सेलरेशन होगा ये होगा, लेकिन विथ कंसीडरिंग ग्रेविटी। अगर आप if the effect of gravity is neglected, अगर इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी को नेग्लेक्ट करेंगे तो बच्चा ये जो g वाला टर्म है उसको खत्म कर दीजिएगा। सो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू माइनस यू बाई एम डी एम बाई डी टी। सिंपल, g को हटा दीजिए बस, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी को आप खत्म कर रहे हैं, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी को आप नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तब ये फॉर्मूला होगा। क्लियर है? सो दिस इज व्हाट एक्सेलरेशन ऑफ द रॉकेट। अब हम इसका वेलोसिटी निकालेंगे। ये जो वेलोसिटी आपको दिख रहा है,
किसी इंस्टेंट पर जो वेलोसिटी v है वो क्या होगा, इस पर बात करेंगे। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब हमें निकालना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट, जिस वेरिएबल को आपने थोड़ा देर पहले डिक्लेयर किया था v, जो कि आपको दिख रहा है v। किसी इंस्टेंट पर इस रॉकेट का वेलोसिटी कैसे निकाले? तो आपने अभी एक्सेलरेशन निकाला है बच्चा, हाँ ना। अभी आपने एक्सेलरेशन निकाला है और वो एक्सेलरेशन क्या था ना, -u/m dm/dt। क्लियर है कि नहीं? और साथ में क्या था, -g था। अगर ग्रेविटी को कंसीडर कर रहे हो तो कोई दिक्कत है? बोलो, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? हाँ सर, ठीक है। ये u जो है नीचे की तरफ है और एक्सेलरेशन किधर है, ऊपर की तरफ है। सही है, माइनस है प्लस है, ठीक है, सही। आगे बात करें। हमें लेकिन वेलोसिटी चाहिए, तो एक्सेलरेशन से वेलोसिटी में जाना है तो हम लिख सकते हैं एक जगह में dv/dt। चलो ठीक है भाई, यहां पर हमने लिख दिया -u/m dm/dt लिख दिया, यहां पर -g लिख दिया, कोई बात नहीं, जैसा का वैसा कर दिया। नाउ dt यहां से हटाइए, उधर लेके जाइए, तो क्या हो जाएगा, dv इक्वल टू -u/m dm। अरे dt इधर भी है, मल्टीप्लाई करोगे तो dt dt कैंसिल हो जाएगा और यहां पर क्या हो जाएगा, -g dt। क्लियर है? अब ये जो वेलोसिटी आपको दिख रहा है, इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, क्या आ जाएगा? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ जाएगा, किसी इंस्टेंट पर वेलोसिटी आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन कीजिए, इसका भी इंटीग्रेशन कीजिए, इसका भी इंटीग्रेशन। क्लियर है कि नहीं है? लेट सपोज क्या, इनिशियल वेलोसिटी क्या था, 0 था, और किसी इंस्टेंट पर वेलोसिटी कितना है, v है। यहाँ dm बोल रहा है, dm क्या है, इनिशियल मास। इनिशियल मास आपने क्या माना था, m0, और किसी टाइम पर जब वेलोसिटी v है उसका मास हम मान लेते हैं m है। यहाँ टाइम के बारे में बात हो रहा है, t इक्वल टू 0 से कोई टाइम, पर्टिकुलर टाइम t तक का बात कर लेते हैं। समझ में आ रहा? वेरिएबल के हिसाब से, सॉरी जिसके हिसाब से हम इंटीग्रेशन कर रहे थे उस वेरिएबल के हिसाब से यहाँ पर डिक्लेयर कर लिया लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर dv का इंटीग्रेशन क्या आएगा, v, और v अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट इज v माइनस 0, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, v आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? यहाँ पे आपको दिख रहा है कांस्टेंट u जो है बाहर कर दिए हम, और बचा क्या, नहीं एक बार लिख देते हैं, कोई बात नहीं, डरो मत। 1/m dm, m0 से m तक इसको इंटीग्रेट करना है, और -g, अरे t का इंटीग्रेशन, dt का इंटीग्रेशन t होता है, अपर लिमिट t, लोअर लिमिट 0, t माइनस 0, दैट इज t, सिंपल gt लिख देता है। क्लियर? जो भी फंस रहा है यहाँ पर फंस रहा है, ध्यान दीजिएगा, कोई फंसेगा नहीं, ध्यान दीजिए। लिख दिया हमने -u। बताइए जरा, यहां पर आते हैं, ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx क्या होता है, अगर पता है तो बताइएगा, क्या होता है, ln x होता है। क्या होता है, ln x, या इसे क्या कहते हैं, log बेस e x, बेस में e होता है, ln x बोलिए या log बेस e कहिए। तो सिंपल चीज हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं, log पे बेस e, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, x मतलब x का करते हैं तो x आता है, यहाँ पर m का कर रहे हैं तो m आएगा। और बच्चा ध्यान रखिएगा, अपर लिमिट लोअर लिमिट बैठाना होगा। लोअर लिमिट है आपका m0 और अपर लिमिट है m। क्लियर है कि नहीं है? तो अब जो है -gt हम यहाँ पर कर देते हैं। बोलिए क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? अगर आपको क्लियर है तो हम इधर आते हैं, ध्यान दीजिएगा, उधर जगह की कमी है, इधर बना देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बस सॉल्व करना, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। क्या यहाँ तक आ रहा है बच्चा? पूरा आ रहा होगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम लिख रहे हैं v इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, माइनस u, और क्या है, log बेस e m, अपर लिमिट m है, लोअर लिमिट m0 है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या हो जाएगा, log m माइनस log m0, यही होगा ना? क्या हो जाएगा, यहाँ लिख रहे हैं, एक बार हो जाएगा log बेस e m, फिर हो जाएगा माइनस log बेस e m0, ये हो जाएगा। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? एक बार यहाँ पर m के जगह में m बैठा दिए और एक बार m के जगह में m0 बैठा दिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दिए, माइनस gt, बाहर में क्या है, माइनस gt है। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? यहाँ तक क्लियर है कैलकुलेशन? कोई प्रॉब्लम, कोई बच्चा को कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। सर v इक्वल टू क्या आ जा रहा है, इस माइनस को अगर अंदर कर दिया जाए तो क्या मजा आ जाए? सर देखते हैं क्या मजा आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा log m0 आगे आ जाएगा, जो कि माइनस में था प्लस हो जाएगा, और जो प्लस में था वो माइनस हो जाएगा, log m बेस e, और माइनस gt बाहर है, रहने देते हैं। क्लियर है? अब देखिए, थोड़ा सा log का प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे, log a माइनस log b
इज इक्वल टू होता है log a बाई बी। क्लियर है? और बेस में अभी भी ई है। क्लियर है कि नहीं है? बेस अभी भी ई चल रहा है माइनस जी टी। तो ये हो गया इसका फॉर्मूला। अगर आप चाहें तो log बेस ई को log बेस 10 में बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं? तो आपको पता होना चाहिए। सिंपल, यू है, यू रहने दीजिए। log बेस ई को अगर log बेस 10 में बदलना है, कभी भी मान लीजिए log बेस ई है, x है, और आपको क्या करना है, log बेस 10 में बदलना है x में। तो क्या करेंगे? सिंपली जो भी है उसके साथ आपको 2.303 मल्टीप्लाई कर देना होता है। ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है? ठीक है, तो चलिए ध्यान से देखिए। log बेस 10 में अगर बदलना है तो आप क्या कर रहे हैं, इस पे 2.303 मल्टीप्लाई कर दिए। u पहले से था, अब ये log बेस 10 में बदल चुका है, m नोट बाई m माइनस जी टी। ये हो गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला बच्चा। नहीं तो आप सिंपल ऐसे भी लिख सकते थे। सिंपल जो लॉन वाला चीज है वैसे भी लिख सकते थे, और करके हम यहाँ लिख देते हैं v इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गैस, या एग्जॉस्ट वेलोसिटी बोल सकते हैं। यहाँ सिंपल लॉन लिखेंगे, m नोट बाई m लिखेंगे, माइनस जी टी लिखेंगे। बोलिए क्लियर है? अगर log बेस e है तो सिंपल ऐसे लिखेंगे, और अगर log बेस 10 है तो 2.303 के साथ आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये कौन सा फॉर्मूला निकला? ये फॉर्मूला निकला तब जब आप ग्रेविटी को कंसीडर कर रहे हैं। विदाउट ग्रेविटी क्या होगा? विदाउट ग्रेविटी क्या होगा? अगर आप ग्रेविटी को नेग्लेक्ट करेंगे तो v इक्वल टू सिंपल क्या लिखना होगा, u ln m नोट बाई m सिंपल माइनस जी टी। जी को आप नेग्लेक्ट कर रहे हैं तो टी ऑटोमेटिक नेग्लेक्ट हो गया, सिंपल ये आ जाएगा बच्चा। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? लॉन लिखे हैं, अगर लॉग लिखना होगा दैट इज बेस 10 अगर करना होगा 2.303 से मल्टीप्लाई कीजिए, बस काम हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? बोलिए समझ में आ गया है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला समझ में आ गया है? अगर आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला समझ में आ गया है विथ ग्रेविटी विदाउट ग्रेविटी, तो हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? तो चलिए जो है अब हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब ये जो लास्ट पॉइंट है जिसके बारे में सवाल पूछा जा सकता है रॉकेट से रिलेटेड, दैट इज बर्नट आउट स्पीड ऑफ द रॉकेट। बर्नट आउट स्पीड का मतलब क्या होता है? जब रॉकेट चलता जा रहा और उसका पूरा फ्यूल खत्म हो गया, मतलब मास सबसे कम है उस समय, उसके बाद उसका वेलोसिटी उस समय मैक्सिमम है, तो बर्नट आउट हो चुका है सारे फ्यूल्स, उस समय इसका स्पीड क्या है? जो भी होगा उसे बर्नट आउट स्पीड कहते हैं, और उस समय उसका वेलोसिटी या स्पीड जो भी कहिए, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में ही चल रहा है, वो क्या होगा? मैक्सिमम होगा। The speed attained by the rocket when the complete fuel gets burnt, पूरा पूरी फ्यूल जल चुका है, is called burnt out speed of the rocket। और उस समय क्या कह रहा है? It is the maximum speed acquired by the rocket, maximum speed acquired by the rocket। ये मैक्सिमम होगा क्योंकि मास सबसे कम होगा। तो बर्नट आउट स्पीड को v और b लिख देता है, ठीक है? बर्नट आउट मतलब हो गया पूरा खत्म हो चुका है, और ये जो वेलोसिटी होगा v किसके बराबर होगा? इसका, और ये मैक्सिमम होगा इस समय, तो v नहीं लिख करके v मैक्स लिख देते हैं। और v का फॉर्मूला अभी जस्ट आपने पढ़ा, डायरेक्टली हम अगर लिखें तो u log बेस e, लॉन को आप log बेस e कह रहे हैं, u लिख रहे हैं। u क्या है? आप कोई बच्चा बोले सर इनिशियल वेलोसिटी, अरे एक थप्पड़ मारे, क्या है u? एग्जॉस्ट वेलोसिटी ऑफ गैस। ठीक है कि नहीं? ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में। और साथ में आपने पढ़ा m नोट बाई m, क्या पढ़ा? m नोट बाई m। बोलो ध्यान से सुनो भाई साहब, फ्यूल जब खत्म होता है ना तो ये ग्रेविटी के बाहर जा चुका होता है, डोंट वरी, इसके वेलोसिटी से बाहर जा चुका होता है। तो ये जो mg है ना उस समय काम नहीं कर रहा होता है, तो उसको आप मत लिखिएगा। एक बात और ध्यान दीजिएगा, ये जो मास है, क्या मास है? m नोट क्या है? इनिशियली जब पूरा फ्यूल भरा हुआ था इस पे, उस समय का मास है इस रॉकेट का। और ये m क्या? किसी इंस्टेंट पर। और ये किसी इंस्टेंट पर, कौन सा इंस्टेंट का बात हो रहा है? जब पूरा फ्यूल खत्म हो चुका है, और हम बोले थे अभी रेसिजुअल मास बोलते हैं उसको। जिस समय पूरा फ्यूल खत्म हो चुका है उस समय उसका मास को m नहीं क्या लिखा जाता है? mr लिखा जाता है, दैट इज रेसिजुअल मास ऑफ द रॉकेट। बिना फ्यूल का जो रॉकेट का मास है वो क्या है? mr है। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला आप डायरेक्टली लगा सकते हैं बर्नट आउट स्पीड या बर्नट आउट वेलोसिटी के लिए। आप अगर लॉन को log बेस ई को 10 में बदलना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा? 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे, और बेस में क्या आ जाएगा? log बेस 10 आ जाएगा, m नोट बाई mr। यहाँ पे कोई भी ग्रेविटी का कंसीडर नहीं कीजिएगा, ये ग्रेविटी से बाहर जा चुका है। क्लियर है कि नहीं है?
अरे समझ में आ गया है। अब हमारा ड्यूटी है कि ये जो हमने 2 टॉपिक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इसका देखा, उसके कुछ प्रॉब्लम्स बनाए, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन के कुछ क्वेश्चंस बनाए, तब जाकर के आज का क्लास हमारा कंप्लीट होगा। तो चलिए फिर बनाते हैं उन सवालों को, ध्यान दीजिएगा। अब हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन हमने लिया है, अ वैगन वेइंग 1000 kg is moving with a velocity 50 km per hour on smooth horizontal rails। वैगन का मतलब ही बहुत बच्चों को नहीं पता। अरे ट्रेन का जो इंजन होता है ना, उसे क्या कहते हैं? वैगन होता है, ठीक है ना। तो उसका जो मास है, केजी दिया हुआ है, मतलब समझ जाओ क्या है, मास है 1000 kg है, ये मूव कर रहा है, एक वेलोसिटी दिया हुआ 50 किलोमीटर पर आवर ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। ये बात लिखा हुआ रहना चाहिए। स्मूथ का मतलब है कोई फ्रिक्शन नहीं है, मतलब आगे आने वाले जो टॉपिक्स होंगे उसमें फ्रिक्शन को भी हम इंक्लूड करेंगे। अभी फिलहाल नहीं कर रहे क्योंकि फ्रिक्शन हमने पढ़ा ही नहीं है, एक टाइप का फोर्स है जिसको पढ़ना है आगे जाके, ठीक। तो मान लीजिए ये वैगन है जिसका मास आपको दिया हुआ है 1000 kg, इसका वेलोसिटी आपको दिया हुआ है 50 किलोमीटर पर आवर। तो इनिशियली इसका मोमेंटम कितना होगा? इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम, अभी इसका मोमेंटम कितना है बोलने का मतलब तो सर मास इनटू वेलोसिटी। व्हाट इज द मास? 1000 kg, एक ही साथ लिख देंगे kg, और वेलोसिटी है 50 किलोमीटर पर आवर, तो kg फिर सॉरी kg किलोमीटर और पर आवर नीचे लिख दिए। आगे पढ़ते हैं सवाल में क्या कह रहा है। अ मास ऑफ 20 kg इज ड्रॉप्ड इनटू इट। अब क्या कर दिया गया, इस वैगन पर पहले से जो मास था 1000 kg, उस पर एक मास और डाल दिया गया, तो अब इसका मास कितना हो गया है? 1250 kg हो गया है। आगे पूछ रहा है द वेलोसिटी विथ विच इट मूव्स नाउ इज। अब जो वेलोसिटी से ये मूव करेगा वो क्या होगा? लेट सपोज कि इसका वेलोसिटी क्या हो चुका है? v हो चुका है, और ये v कितना है आपसे पूछ रहा है, मान लो v2 है, ठीक है, ये v1 है। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ रहा है? बहुत आसान है। तो अब इसका मोमेंटम लिखिए ना, फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा सर? मास दैट इज 1250 kg इनटू वेलोसिटी। क्लियर है कि नहीं? तो 1250 kg लिख ही दीजिए और वेलोसिटी को जगह v2 लिख दीजिए, ये वेलोसिटी होगा, ठीक। अब कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम क्या कहता है? जो इनिशियल मोमेंटम होगा सिस्टम का वो फाइनल मोमेंटम के इक्वल होगा। तो बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, पूरा लिखिएगा, ठीक है, पूरा लिखिएगा, बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम, मोमेंटम को पी आई लिख देते हैं, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। देखो लीनियर मोमेंटम को पी ही लिखा जाता है बाबू, एंगुलर मोमेंटम कुछ और होता है, आगे जाकर के पढ़ेंगे, जब सर्कुलर मोशन रोटेशन पढ़ेंगे तब हम बताएंगे। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं है? दिस इज इनिशियल मोमेंटम पी आई एंड दिस इज फाइनल मोमेंटम पी एफ। तो यहां पे आपको दिख रहा है 50 इंटू 1000, 1000 इंटू 50, और यूनिट आपको दिख रहा है केजी किलोमीटर पर आवर। यहां पर आपको दिख रहा है 1250 kg और वेलोसिटी दिख रहा है v2। यहां से आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये देखिए ध्यान से, 0 और 0 कैंसिल आउट हो गया, यस और नो। यहां से 5 से काटिएगा, 5 से कितना टाइम्स में कट जाएगा? 5 2 जा 10 और 5 20, हाँ 25 हो जाएगा, 5 5 जा 25। क्लियर है? अब फिर से इसको काटिए 25 और कितना बार में कटेगा? 104, तो एक 0 आ जा रहा, 40 आ जाएगा। यहां से आप केजी को केजी के साथ कैंसिल कर दीजिए, वहां से v2 बच रहा है और इधर क्या बच रहा है? 40 बच रहा है, साथ में किलोमीटर पर आवर भी बच रहा है। बोलिए क्लियर है कि नहीं? सो दिस मस्ट बी द वेलोसिटी ऑफ द वैगन आफ्टर ड्रॉपिंग 250 kg ऑन दैट वैगन। तो 40 किलोमीटर पर आवर इसका जो है ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा आसानी से। बोलिए क्लियर है कि नहीं? अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान सवाल है।
ये सवाल एग्जाम में नहीं आएगा, बट इसका एप्लीकेशन आप आगे देखेंगे। क्या कह रहा है? द काइनेटिक एनर्जी ऑफ टू मासेस m1 एंड m2 आर इक्वल। दो मास है और दोनों का काइनेटिक एनर्जी क्या है? सेम है। तो पहला मास का काइनेटिक एनर्जी हम लिखने जा रहे हैं हाफ m1 v स्क्वायर, चलो v1 स्क्वायर। दूसरा मास का काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? हाफ m2 v2 स्क्वायर। ये दोनों क्या है? इक्वल है बोल रहा है, इक्वल। देयर रेशियो ऑफ लीनियर मोमेंटम विल बी, माने पहला मास का अगर लीनियर मोमेंटम p1 है, दूसरा मास का लीनियर मोमेंटम अगर p2 है, तो ये रेशियो कितना होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। क्लियर है कि नहीं? इसके लिए हम एक सिंपल मेथड बताएंगे, साथ में एक इंपॉर्टेंट बात भी आगे डायरेक्टली बताने का कोशिश करेंगे जो आपका यूज होगा आगे जाकर। यहाँ 1/2 को कैंसिल कर दीजिए, तो यहां से आपका मिल जा रहा है m1, देखिए यहाँ पर m1 और ये नीचे लेके आ जाइए m2। क्लियर है? यहाँ पर पहले से लिखा हुआ है v2 स्क्वायर और यहाँ पर लेके आ जाइए v1 स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। नाउ ध्यान दीजिएगा, m1 बाई m2 का अंडर रूट लगा देंगे अगर, तो क्या आ जाएगा? v2 बाई v1। यहां से डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं, लेकिन हमको मोमेंटम लिखना है। क्लियर है कि नहीं? तो P1 मतलब क्या होता है? m1 v1 कह सकते हैं, और P2 मतलब क्या होता है? m2 v2 कह सकते हैं। क्लियर है कि नहीं है? मतलब आपने क्या निकाला है? v2 बाई v1 निकाला है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और आपको क्या निकालना है? P1 बाई P2 निकालना है, आपको रेशियो निकालना है, P1 बाई P2 निकालना है। कैसे निकालिएगा? देखिए ध्यान से समझिएगा। अब यहां से जब आप सॉल्व करने जाइएगा तो आपको तकलीफ तो होगा, ठीक है? तो इसके लिए एक काम कीजिए कि काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला आप ये लगा रहे हैं, इसको मोमेंटम के टर्म पे कन्वर्ट कर लीजिए। मोमेंटम मतलब P के टर्म पे इसको कन्वर्ट कर लीजिए। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो ये प्रॉब्लम आपको यहाँ पर फेस करना पड़ा, इस वजह से हम आपको डायरेक्ट एक तरीका बता रहे हैं। ये फॉर्मूला आप केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे, क्या होता है फॉर्मूला, हम डायरेक्ट नहीं बता रहे, आपको सॉल्व करके बता रहे हैं। तो क्या होता है देखिए ध्यान से ना, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है बच्चा हाफ mv स्क्वायर, 1/2 mv स्क्वायर, किसी ऑब्जेक्ट का काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पर मास से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, सेम मास से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, एक काम करते हैं यहाँ पर इस 2 को इधर लेके चले जाते हैं, 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी, दैट विल बी इक्वल टू ये m इंटू m स्क्वायर और पहले से है v स्क्वायर, और डिवाइड में m है, एक बार लिख देते हैं, एक बार कोई दिक्कत नहीं। ये m को इधर लेके चले जाइए, क्या हो जाएगा? 2 इंटू m इंटू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू m स्क्वायर v स्क्वायर, और m और v क्या होता है? m इंटू v p होता है, इसका लगा हुआ है स्क्वायर, मतलब क्या हो गया? 2m इंटू के ई जो होता है वो p स्क्वायर का वैल्यू है। सो p मोमेंटम का वैल्यू क्या हो जाएगा? रूट अंडर 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। बोलिए क्लियर है कि नहीं? इस फॉर्मूला का यूज अगर आप करेंगे तो डायरेक्टली आंसर आपको मिलेगा, इस तरह फंसेंगे नहीं। गेटिंग माय पॉइंट? यहां से आप फंसेंगे, तो इस तरह के क्वेश्चन को इस क्वेश्चन से डील कीजिए। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को उस तरह से डील करने का कोशिश करते हैं। हमने इस तरह से बनाने का प्रयास किया और जानबूझ के किया ताकि आप देखें कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। बात समझे कि नहीं समझे? आप फंसेंगे, जब आप फंसेंगे तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा ये बताना हमारा जिम्मेदारी है, इसलिए बता रहे हैं इस फॉर्मूला का यूज कीजिए आप। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं। मान लेते हैं ये जो मास 1 है उसका मोमेंटम P1 है, और ये जो मास 2 है इसका मोमेंटम P2 है। इन दोनों का रेशियो ही तो निकालना है, रेशियो ऑफ देयर लीनियर मोमेंटम, ये पूछ रहा है। तो यहां पर मोमेंटम का जो फॉर्मूला है वो क्या है सर? 2 इंटू m इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो बात कर रहे हैं मोमेंटम किसका? पहला मास का, तो यहाँ m1 लिखना होगा, यहाँ ke1 लिखना होगा। पहला मास का काइनेटिक एनर्जी, पहला मास मतलब m1। उसी तरह से इसका अंडर रूट लगा दी, उसी तरह से इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा? रूट अंडर 2m2 काइनेटिक एनर्जी 2। बोलिए हाँ कि ना? बोलिए समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आपको सवाल में यहां बोला है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ टू मासेस दिस एंड दिस आर इक्वल, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी 1 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी 2 है, सेम है। अगर ये सेम है तो कट जाएगा, यहां पर आपको दिख रहा है 2 2 कट जाएगा, रूट में है दोनों, तो दोनों रूट में है, कट जाएगा। तो यहां से जो निकल करके आएगा P1 बाई P2
दैट विल बी इक्वल टू m1 बाय m2 और सिर्फ ये बच जाएगा और कुछ बचेगा रूट टू कट जाएगा रूट अंडर k1 बाय रूट अंडर k2 दोनों इक्वल है इस वजह से वो भी कट जाएंगे। सो दिस इज द आंसर रेशियो ऑफ देयर लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है रूट अंडर m1 बाय m2। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा आपका इस सवाल में भी। क्लियर है कि नहीं है? कौन सा फॉर्मूला का यूज किया? इस फॉर्मूला का डायरेक्टली ध्यान दीजिएगा। क्लियर है कि नहीं है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। ध्यान अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम मोमेंटम। कंडीशन अलग अलग दिए हुए हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला कंडीशन क्या कह रहा है, अ 10 kg व्हीकल मूविंग विथ 0.02 मीटर पर सेकेंड। तो इसका पहला वाला के लिए मोमेंटम हम निकाल देते हैं। P इक्वल टू क्या होता है mv। तो मास कितना दिया हुआ बच्चा 10 kg दिया हुआ है, 10 kg हमने लिख दिया इनटू वेलोसिटी कितना है 0.02 मीटर पर सेकेंड। SI यूनिट में है, चेंज नहीं कर रहे हैं हम, सब कुछ वैसे रहना। इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.2 kg मीटर पर सेकेंड, यही आएगा इसका मोमेंट। आगे बात करते हैं। बी नंबर में बोल रहा है अ 4 ग्राम वेट मूविंग एट 10,000 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो बी नंबर में मोमेंटम निकाल रहे हैं। अगेन द फॉर्मूला इज m इंटू वी, मास इज 4 ग्राम्स। बच्चा ग्राम को किलोग्राम में बदलना है, इंटू 10 टू द पावर क्या कर देंगे -3। एक्चुअली डिवाइड कर रहे हैं 1000 से, तब ग्राम आया, सॉरी किलोग्राम आया। ग्राम को किलोग्राम में बदलना है तो 1000 से डिवाइड करेंगे ना, तो एक ही मतलब है 10 टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई कर दिए। चलिए ये किलोग्राम हो चुका है अभी, इनटू क्या है आपका 10,000 सेंटीमीटर पर सेकंड। सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 100 से डिवाइड करना होगा, 10,000 है तो ओनली 100 बच जाएगा, तो 100 मीटर पर सेकंड यहाँ पर बचेगा। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा यहाँ पर 4 आ जाएगा, ठीक है सर। 10 टू द पावर -3 है और 10 टू द पावर 2 है, 10 टू द पावर -1 आ जाएगा, 10 टू द पावर -1 आ जाएगा, हाँ ना, ठीक है। यहाँ पर बच जाएगा केजी मीटर पर सेकंड हो जाएगा, मतलब 0.4 केजी मीटर पर सेकंड कह सकते हैं। आगे बात करते हैं। ऑप्शन सी में चेक करते हैं। कह रहा है ऑप्शन सी में कंडीशन क्या है, अ 200 ग्राम वेट मूविंग विथ काइनेटिक एनर्जी 10 टू द पावर -6 जूल। अब आपके पास काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है, तो मोमेंटम का फॉर्मूला अभी आपने पढ़ा है। अगर काइनेटिक एनर्जी पता हो तो रूट अंडर 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, ये होता है फॉर्मूला अगर काइनेटिक एनर्जी पता हो तो मोमेंटम का। तो यहां से आप निकाल सकते हैं 2 इंटू मास, मास इज 200 ग्राम नो, सो 200 ग्राम मतलब हो गया 200 इंटू 10 टू द पावर -3 किलोग्राम, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी जूल में ही है, एसआई यूनिट में है, 10 टू द पावर -6 जूल। तो यहां से सब कुछ एसआई यूनिट में है, तो एसआई यूनिट में ही आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से आपको मिल जा रहा है, ध्यान दीजिएगा 10 टू द पावर 2 टू जा 4, हम सीधा सीधी पहले लिख देते हैं ये चीज। उसके बाद आप देखिए 10 टू द पावर -3 और -6, 6 7 8 9, 9 में से 2 चला जाएगा तो 7 आएगा, तो इंटू 10 टू द पावर -7 रहेगा यहाँ, ठीक है कि नहीं। एक काम कीजिए, इसको ध्यान से देखिएगा, हम यहाँ पर 10 टू द पावर -7 को -6 अगर करें फायदा होगा। क्यों फायदा होगा? रूट से बाहर निकाल पाएंगे। यस और नो, समझ में आ रहा है? अगर 10 टू द पावर -6 होगा तो एक काम करते हैं 4 इंटू 10 टू द पावर -1 इंटू 10 टू द पावर -6 लिखते हैं, समझाने के लिए इतना कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा यहां से आपका बाहर, अच्छा एक और बात, चलिए ठीक है कोई बात नहीं, चलिए डायरेक्ट आपको बताते हैं और सिंपल करके बताने का कोशिश करते हैं। ये 4 से बाहर आ जाएगा 2, पहला बात तो क्लियर है कि नहीं। और ये 10 टू द पावर -7 में से कितना बाहर आएगा? 10 टू द पावर -6 में से -3 बाहर आएगा, तो 10 टू द पावर -3 तो बाहर आ गया, लेकिन एक जो रूट के अंदर बच गया वो क्या बच गया? 10 टू द पावर -1 बच गया। समझ में आ रहा? 6 में 10 टू द पावर -6 में से 3 बाहर आ गया। क्लियर है कि नहीं है बच्चा? 10 टू दी पावर 10 टू दी पावर -6 लिखा हुआ और पावर में हाफ है, रूट मतलब पावर में हाफ है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अगर 6 और 1/2 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बचेगा? 3 बचेगा ना, तो -3 बाहर आ गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और एक बच गया आपका रूट के अंदर में। बोलिए यहाँ तक क्लियर है? एकदम बच्चा ऐसा कोशिश कर रहा है समझाने का, बाकी आगे देखिए ध्यान से। यहाँ पर आपका एक वैल्यू निकल करके आ रहा है, दैट इज यहाँ पर बहुत छोटा सा एक वैल्यू मिल रहा है 0.002, ठीक है। और यहाँ पर रूट के अंदर में 1/10 हो जाएगा, 10 टू द पावर -1 मतलब 1/10 या
इसको क्या लिख सकते हैं 0.1 भी लिख सकते हैं, ये है वैल्यू। और यूनिट वही होगा आपका केजी मीटर पर सेकंड होगा, क्योंकि ऐसा ही में सब कुछ डाल रहे हैं जानबूझ के हम, ताकि प्रॉब्लम ना हो। क्लियर है कि नहीं? अच्छा अच्छा, डी में आ जाते हैं, डी पर आ जाते हैं। डी क्या कह रहा है देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग बात। A 20 ग्राम वेट आफ्टर फॉलिंग 1 किलोमीटर, यहां पर आ रहा है, ध्यान दीजिए। ऑलरेडी ये लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। मान लीजिए यहां पर कोई वेट है, कितना वेट है इसका 20 ग्राम, 20 ग्राम, और ये फॉल किया, कितना फॉल किया 1 किलोमीटर। लेट्स सपोज दिस इज एच। तो यहां पर इसका वेलोसिटी हमें चाहिए होगा, वो क्या होगा, क्योंकि हम फॉर्मूला तो बैठाएंगे P इक्वल टू एम इंटू वी। तो मास तो जो है वही मास यहां पर भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां पर वेलोसिटी इसका क्या होगा, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? इसका फॉर्मूला होता है रूट अंडर 2gh, फ्री फॉल टॉपिक में आपको पढ़ाया गया है। क्लियर है कि नहीं? तो यहां पर v के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, v के जगह पर हम लिख सकते हैं रूट अंडर 2gh। सो व्हाट इज द मास 20 ग्राम्स, तो 20 इंटू 10 टू द पावर -3 किलोग्राम हो गया। और यहाँ पर रूट है 2 है, g मतलब 9.8 लगा दिए हम, इनटू हाइट, हाइट इज 1 किलोमीटर, इसको मीटर में बदलना होगा, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? अब देखिए ध्यान से, अब इसको सॉल्व कीजिए। एक काम करें, इसको थोड़ा अप्रोक्सीमेशन में ले लेते हैं, 9.8 की जगह 10 ले लेते हैं, कैलकुलेशन इजी होगा। हमें तो कंपेयर करना है ना, हमें तो ऑप्शन दिया हुआ कौन ज्यादा है कौन कम है, एग्जैक्टली हमको आंसर निकालने की जरूरत नहीं है, लगभग हमें निकालने से काम चल जाएगा, कंपेयर करना कि कौन ज्यादा कौन कम। तो इससे क्या हो जाएगा 20 इंटू 10 टू पावर -3, ओके, और यहाँ पे दिख रहा है √2 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 टाइम्स 0 है तो 2 टाइम्स 0 बाहर आ जाएगा, 100 बाहर आ जाएगा। तो इससे आपको दिख रहा है 2 टाइम्स 0 और 1 टाइम्स 0, ये पूरा 10 टू पावर -3 खत्म हो जाएगा, मतलब 2√2 आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा है? यहाँ पे मतलब 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 1, 20 मतलब 10 टू द पावर 1 है, यहाँ पर 2 इंटू 10 टू द पावर 1, तो यहाँ पे 10 टू द पावर 3 हो जा रहा है, और यहाँ -3 है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2 बचेगा, 2√2 बचेगा, और यूनिट सेम होगा, दैट इज केजी मीटर पर सेकंड, क्योंकि सब कुछ एसआई में हमने डाला था। अब आप चेक कर सकते हैं, देखिए 0.2 है, 0.4 है, इससे ये ज्यादा हो गया, और यहाँ पे तो बहुत कम हो गया, इससे भी काफी कम हो गया, और यहाँ पे सबसे ज्यादा आपको दिख रहा है 2 इंटू √2। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा? डी। यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट था कि सवाल में जो है नया चैप्टर मतलब या पुराना चैप्टर के क्वेश्चंस भी मिक्स किए जा सकते हैं, सो द कॉन्सेप्ट मस्ट बी क्लियर। क्लियर है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, रॉकेट वाला प्रॉब्लम ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। शुरुआत में ही बता दें, जो भी फॉर्मूलाज आपने पढ़ा है वो फॉर्मूलाज एनफ नहीं है, अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करके नहीं जाइएगा तो सवाल छूट के आएगा, इसलिए क्वेश्चन बनाना जरूरी है। फिजिक्स में यही एक खूबी है, सिचुएशन वाइज जो है चेंज हो जाता है। तो फॉर्मूला पता है F इक्वल टू एम ए, इससे काम नहीं चलने वाला है, कभी कभी F इक्वल टू एम ए प्लस समथिंग भी हो जाता है। तो बात यहां पर हो रहा, रॉकेट विथ अ लिफ्ट ऑफ मास। लिफ्ट ऑफ मास का मतलब यह है कि जस्ट लॉन्च हो रहा है रॉकेट, उस समय उसका मास क्या है, दैट इज 3.5 इंटू 10 टू द पावर 4 kg इज ब्लास्टेड अपवर्ड, मतलब वही थ्रस्ट लगाया है उस पर। ये जो लॉन्च पैड है मान लेते हैं, और इस लॉन्च पैड से रॉकेट को थ्रस्ट मिल रहा है, ऑब्वियसली थ्रस्ट मिलेगा, अरे तभी तो लॉन्च होगा, ये रॉकेट है। क्लियर है कि नहीं? तो ब्लास्ट अपवर्ड मतलब ऊपर की तरफ, ये जो लॉन्च पैड है या जो सरफेस है थ्रस्ट लगा रहा है इसके ऊपर की तरफ, ओके, with an initial acceleration of 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इनिशियली इस पर एक्सेलरेशन एक लग रहा है, अरे इस पर एक्सेलरेशन किधर लगेगा जरा बताओ, बोले सर जिधर फोर्स उधर एक्सेलरेशन, अरे बाप रे बाप। यहीं पे मिस्टेक होता है बच्चा का। ये जो यहाँ पर जो गैसेस या फिर आप बोल सकते हैं जो फ्यूल कंजम्पशन होगा, जो इस पर थ्रस्ट, जो इसका वेलोसिटी होगा वो वेलोसिटी लेना होता है। यहाँ पर आपने लिखा होगा पढ़ते समय u इसका वेलोसिटी हम ले रहे हैं, इसका वेलोसिटी लेते हैं। तो अगर इसका वेलोसिटी लेते हैं किसका, गैस का, कौन सा गैस का, जो फ्यूल जला है उस गैस का, तो अगर इसका वेलोसिटी ले रहे हैं तो एक्सेलरेशन किसका लीजिएगा, इसका। ये एक्सेलरेशन किसका दिया हुआ है, ये जो गैस, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो नीचे की तरफ एक एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन मान लेते हैं, और क्वेश्चन में दिया एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन दिया हुआ कितना 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है सर, ओके ओके। और क्या बोल रहा है, देन द इनिशियल थ्रस्ट ऑफ द ब्लास्ट इज, इनिशियल थ्रस्ट मतलब अभी
ये जो ब्लास्ट हुआ इसका जो थ्रस्ट आ रहा है वो क्या है शुरुआत में, क्योंकि थोड़ा देर बाद जब चल जाएगा उस समय का फॉर्मूला आपको पता होगा, आपने F इक्वल टू डायरेक्टली ये पढ़ा है कि माइनस यू डी एम बाई डी टी और माइनस एम जी। लेकिन ये जो फोर्स है, ये जो थ्रस्ट है, ये कब का है, किसी पर्टिकुलर टाइम टी का, समझ में आ रहा, आफ्टर सम टाइम टी का, इनिशियली पूछ रहा है, जस्ट अभी हुआ है, तो ये तो लगने वाला नहीं। तो फिर क्या करें हम यहाँ पर, सर मास तो चेंज हो ही नहीं रहा, डीएम बाई डी टी तो कहानी नहीं ले रहे हैं, इनिशियली मास जो है उसी पर काम करना होगा आपको। तो एक फोर्स नीचे लग रहा है, चूंकि एक्सेलरेशन नीचे है इस वजह से एक फोर्स एम ए लगेगा, और ग्रेविटी की वजह से एक फोर्स लगेगा इस पर, यहाँ पे बना रहा है लेकिन फोर्स लग रहा है इस पे, जगह नहीं है यहाँ लिखने का, एक और फोर्स लगेगा एम जी ग्रेविटी की वजह से, वेट उसका लगेगा ना नीचे की तरफ। तो जो थ्रस्ट है आपका अपवर्ड थ्रस्ट, दैट विल बी इक्वल टू, यू कैन से व्हाट इज इट, एम ए प्लस एम जी। अरे सर प्लस नहीं लिखने का मन कर रहा, ये ऊपर है ये नीचे है, अरे कोई बात नहीं, माइनस लगा दो पहले, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दोनों ऐड ही होगा क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में, प्लस माइनस मत कर दीजिए। आगे बात करते हैं। सो एफ इक्वल टू माइनस लिख दिए, चलो एम कॉमन ले लीजिए, यहां से क्या आ जाएगा ना सर, ए प्लस जी आ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा एम आपका दिया हुआ 3.5 इंटू 10 टू दी पावर 4 केजी, और एक्सेलरेशन जो है वो कितना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, प्लस जी का वैल्यू हम लगभग 10 ही ले लेते हैं, अप्रोक्सीमेशन में देख लेंगे क्या होता है। यहाँ पे क्या आ जाएगा 20 इंटू 3.5, 20 इंटू 3.5 हो जाएगा 70 इंटू 10 टू दी पावर 4, ये माइनस में है तो यहाँ से आ जा रहा है 7 इंटू 10 टू दी पावर 5, माइनस में इतना न्यूटन, 7 इंटू 10 टू दी पावर 5 न्यूटन। यहाँ ध्यान दीजिएगा ऑप्शन सी में 7 इंटू 10 टू दी पावर 5 न्यूटन दिया हुआ है, माइनस क्यों लग रहा है आपको पता है, डायरेक्शन बता रहा है, थ्रस्ट ऊपर की तरफ है, बाकी सारे फोर्स किधर लग रहे हैं, नीचे लग रहे हैं, इस वजह से डायरेक्शन के लिए। लेकिन जो मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स है, मैग्नीट्यूड ऑफ द थ्रस्ट है वो क्या है, 7 इंटू 10 टू दी पावर 5 न्यूटन है। क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे, ध्यान, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट प्रॉब्लम रॉकेट का ही है, क्या कह रहा है देखिए। इन अ रॉकेट ऑफ मास 1000 kg, फ्यूल इज कंज्यूम्ड एट अ रेट ऑफ 40 kg पर सेकेंड। फ्यूल कंजम्पशन का रेट दिया हुआ, मतलब क्या है, डीएम बाई डी टी दिया हुआ। क्लियर है, आगे बात करते हैं। द वेलोसिटी ऑफ द गैसेस इजेक्टेड फ्रॉम द रॉकेट इज 5 इंटू 10 टू द पावर 4 मीटर पर सेकेंड। ये जो रॉकेट है इससे जो गैस इजेक्ट हो रहा है, इससे जो गैस इजेक्ट हो रहा है, ध्यान से, इससे जो गैस इजेक्ट हो रहा है बच्चा, इसका वेलोसिटी क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ वेलोसिटी कितना दिया हुआ है सर 5 इंटू 10 टू द पावर 4 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, ये दिया हुआ। क्लियर है कि नहीं, और क्या दिया हुआ बोल रहा है, किस रेट से इसका मास घटता जा रहा है, कंज्यूम्ड ना, फ्यूल कंज्यूम होता जा रहा है, मतलब क्या दिया हुआ है आपका डीएम बाई डी टी, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ फ्यूल बोल सकते हैं। तो मास ऑफ फ्यूल असल में दिया हुआ है, क्या है ना 40 kg पर सेकंड, मास ऑफ फ्यूल नहीं है, सॉरी मास ऑफ द रॉकेट है, रॉकेट का मास धीरे धीरे घटता जा रहा है, लिखते हैं तो फील होता है, ठीक, ओके। अब क्या बोल रहा है देखिएगा, द थ्रस्ट ऑन द रॉकेट इज, अब इस सिचुएशन में थ्रस्ट ऑन द रॉकेट क्या होगा, और ब्रैकेट में लिख दिया है इग्नोर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। अब ग्रेविटी के इफेक्ट को आपको कंसीडर नहीं करना है, तो थ्रस्ट किधर लगाएगा, ये गैस नीचे जाएगा तो थ्रस्ट लगेगा ऊपर, और ये थ्रस्ट किसके इक्वल होगा, नीचे के फोर्स के इक्वल होगा। और नीचे कौन सा फोर्स लग रहा है, नीचे कौन सा फोर्स लग रहा है सर, मोमेंटम लग रहा है नीचे, नीचे कौन सा फोर्स लग रहा है, अरे इंपल्सिव फोर्स लग रहा है, मोमेंटम जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो आप डायरेक्टली थ्रस्ट लिख सकते हैं, थ्रस्ट दैट इज फोर्स, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होता है, दैट इज डी पी बाई डी टी। और सब क्या ही कर रहे हैं, डायरेक्ट हमें फॉर्मूला पता है, तो कोई बात नहीं, एक बार और कर देते हैं, देख लो ना, कोई बात नहीं, क्या बात है, ये मास बदलता जा रहा है, v बाहर आ जाएगा, डी एम बाई डी टी अंदर रह जाएगा, कौन सा v है, ये जो v है आपको दिख रहा है। सो f इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, v के जगह पे हम बैठा रहे हैं 5 इंटू 10 टू द पावर 4 मीटर पर सेकंड, मतलब आपका ऐसा यूनिट में है, और dm बाई dt आपका दिया हुआ 40 kg पर सेकंड, ये भी आपका ऐसा यूनिट में है, कितना हो जाएगा 4 पंचे 20 20, और यहाँ पे 200 हो गया इतना न्यूटन। अब चेक करना होगा 10 टू द पावर 6 यहाँ दिख रहा, तो सी 2 इंटू 10 टू द पावर 6 न्यूटन हो जाएगा बच्चा, 2 इंटू 10 टू द पावर 6 न्यूटन, ये है आंसर इसका। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल आपका रॉकेट से ही रिलेटेड। इफ द फोर्स ऑन अ रॉकेट मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड, if the force on a rocket
मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड इज 210 न्यूटन। चलिए, एक रॉकेट है जिस पर फोर्स लग रहा है, ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा होगा, कौन लगा रहा होगा भाई? ये जो गैस नीचे से निकल रहा है, गैस निकल रहा है रॉकेट से, ये लगा रहा होगा नीचे फोर्स, इस वजह से इस पर लग रहा ऊपर फोर्स। तो इसका वेलोसिटी जो दिया हुआ है वो क्या है? 300 मीटर पर सेकंड। किसका वेलोसिटी दिया हुआ है? इसका अगर वेलोसिटी दिया हुआ है तो आप किसका मान लीजिएगा? इसका मान लीजिएगा। इसका जितना वेलोसिटी होगा इसका उतना वेलोसिटी होगा। अच्छा ठीक है सर, इज 210। देन द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ द फ्यूल इज। तो देखिए थ्रस्ट F इक्वल टू आपने पढ़ा, अगर हम यहाँ ग्रेविटी को कंसिडर नहीं करें, ये जो इग्नोरेंस ऑफ ग्रेविटी है यहाँ पर भी है, ठीक है कि नहीं? यहाँ पर क्या हो जाएगा? u dm/dt। अगर फॉर्मूला आपने डायरेक्ट पढ़ा, सर u लिख रहे हैं वहां v लिख रहे हैं, अरे एक ही बात है, वेलोसिटी है वहां v लिख दिए थे इसलिए हम यहाँ v लिख दिए। u लिखो v लिखो, फर्क क्या पड़ता है? तो फोर्स दिया हुआ है बच्चा, फोर्स दिया हुआ है, डिवाइड कर दीजिए u के साथ, तो क्या निकल जाएगा? dm/dt। और आपसे यही तो पूछा है, क्या पूछा है? रेट ऑफ कंबशन ऑफ द फ्यूल, मतलब dm/dt आपसे पूछ रहा है। दैट इज dm/dt इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? फोर्स 210 न्यूटन और अपॉन क्या हो जाएगा? u क्या हो जाएगा? u दिया हुआ है आपका, जो वेलोसिटी है वही डाल दीजिए, 210 सॉरी 300 मीटर पर सेकेंड, 300 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है ना? एक जीरो काट दिए यहाँ से, 3 7 जा, 3 10 जा, यहाँ से 0.7 dm/dt क्या आ जाएगा बच्चा? kg पर सेकेंड। ध्यान रखिएगा, ऊपर में मास है kg SI यूनिट और टाइम है नीचे, तो kg पर सेकेंड। तो 0.7 आपका ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आई होप कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम आपको समझ में आ गया होगा। रिकॉइल वेलोसिटी का कोई सवाल नहीं बनाया, बहुत निहायत ही आसान सवाल आते हैं, आपको पता है ऑलरेडी। उसमें क्या करना होता है? इनिशियल मोमेंटम को जीरो कर देना होता है, और जो फाइनल मोमेंटम होता है उसको क्या कर देते हैं? जो मोमेंटम ऑफ द गन प्लस मोमेंटम ऑफ द बुलेट, इन दोनों को इक्वल करने के बाद वेलोसिटी, रिकॉइल वेलोसिटी आप आराम से निकाल सकते हैं। तो चलिए, ये सेशन अगर अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक करते हुए जाइएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर कोई सजेशन है या कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नया और फ्रेश टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू सो मच, साइनिंग ऑफ।